बेटा ठहर जाओ, पहचान रहे हो? मैं बाबा न्यूटन, फिजिक्स का बाप। तुम फिजिक्स के डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज रट रट कर याद तो कर लेते हो, लेकिन रट्टा मार के ब्रह्मांड के नियम नहीं समझे जाते। बेटा, फिजिक्स रातने की चीज नहीं है। फिजिक्स तो फिगर का खेल है, और फिगर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो बेटा, कुर्सी की पेटी बांध लो। आज फिगर, कॉन्सेप्ट, कीवर्ड, सब कुछ एक साथ एक ही वीडियो में क्लियर। नमस्कार, द रियल स्टडी में आपका स्वागत है। आज के ये वन शॉट फिजिक्स को रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। यहाँ हम पेडागोजी आधारित लर्निंग अप्रोच का उपयोग करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट सिर्फ याद ना हो बल्कि लॉजिकली क्लियर हो। फिजिक्स को अगर सही क्रम में पढ़ा जाए तो यह अलग अलग टॉपिक्स का उलझा हुआ संग्रह नहीं लगता, एकदम सही बात है। बल्कि एक व्यवस्थित वैज्ञानिक यात्रा की तरह दिखाई देता है, जहां एक कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे प्रकाश यानी लाइट से। यहां हम समझेंगे कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर परावर्तित यानी रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और माध्यम बदलने पर मुड़ता यानी रिफ्रैक्शन कैसे है। और यहीं से बेस बनता है। बिल्कुल, इसी से हम दर्पण यानी मिरर और लेंस यानी लेंस द्वारा बनने वाली छवि यानी इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि लेंस प्रकाश को कैसे फोकस करता है, तब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या हमारी आंख यानी ह्यूमन आई भी लेंस की तरह काम करती है? हाँ। यानी ह्यूमन आई तक ले जाता है। इसके बाद हम आते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी पर, जहां इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ समझते हैं। यहीं से पता चलता है कि बहती धारा के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हमें अंतिम अध्याय मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक ले जाती है। बिल्कुल, सब कनेक्टेड है। यानी क्लास 10th की पूरी फिजिक्स प्रकाश यानी लाइट से शुरू होकर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक पहुंचने वाली एक कनेक्टेड साइंटिफिक चेन है। अब इस पूरी साइंटिफिक जर्नी में हर टॉपिक के साथ हम एक गहरा लॉजिक जोड़ेंगे, जो पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समेट दे और लंबे समय तक याद रहे। हम सिर्फ सुनकर नहीं समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को 3D विजुअलाइजेशन के साथ देखेंगे और उसे रियल फिगर्स और ऑथेंटिक इमेजेस से जोड़ेंगे। जहां भी कंफ्यूजन होगा वहीं रुककर उसे क्लियर करेंगे और हर क्यों का लॉजिकल आंसर समझेंगे। सही है। ताकि इस पूरे वन शॉट के बाद फिजिक्स आपको एक कनेक्टेड मूवी की तरह याद रहे, जहां हर सीन अगले सीन से जुड़ा हो। यानी अब फिजिक्स रटने का विषय नहीं बल्कि समझने का विषय बन जाएगा। काफी भूमिका हो चुकी है, तो चलिए अब हम इस वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रकाश यानी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से, जहां से क्लास 10 की पूरी फिजिक्स की नींव रखी जाती है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम इस वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, जहां से क्लास 10 की पूरी फिजिक्स की नींव रखी जाती है। बिल्कुल। और ये नींव इतनी दिलचस्प है ना कि ये हमारे आसपास की पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। हाँ, मतलब शुरुआत करने से पहले जरा एक बहुत ही हैरान कर देने वाले विचार पर गौर करते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हम असल में अपने वर्तमान को नहीं बल्कि अपने अतीत को यानी पास्ट को देख रहे होते हैं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये विशुद्ध भौतिक विज्ञान है ना? क्योंकि लाइट कोई जादू नहीं है जो पलक झपकते ही हर जगह पहुंच जाए। बिल्कुल नहीं। लाइट एक भौतिक चीज है, एक ऊर्जा है। जब लाइट हमारे चेहरे से टकराती है, फिर आईने तक जाती है और वहां से परावर्तित होकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है। हाँ। तो इस पूरी यात्रा में उसे कुछ समय लगता है, भले ही वो समय 1 सेकंड का कुछ अरबवां हिस्सा यानी कुछ नैनो सेकेंड्स ही क्यों ना हो, लेकिन तकनीकी रूप से हम आईने में अपने नैनो सेकंड पुराने अक्स को ही देख रहे होते हैं। ये उदाहरण ना पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि लाइट केवल चीजों को रोशन करने वाला कोई स्विच नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी यानी ऊर्जा है। सही कहा। और इस ऊर्जा की गति इतनी अधिक है कि हमारा मानवीय दिमाग उसे आसानी से प्रोसेस भी नहीं कर पाता। अब जरा एक कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में खड़े हैं। ठीक है। एक ऐसा कमरा जहां बाहर से रोशनी की एक किरण भी नहीं आ रही है। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, न दीवारें, न हमारे हाथ, न ही कमरे में रखा हुआ कोई सामान।
लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलता है और अचानक सब कुछ दृश्यमान हो जाता है। जी। अब ये जो ऊर्जा बल्ब से निकली उसकी गति क्या थी? अगर हम फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बात करें, जहां हवा के कणों जैसी कोई रुकावट नहीं होती, वहां ये ऊर्जा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति से यात्रा करती है। बाप रे। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में? बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, हमारी पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है ना? हाँ। अगर लाइट पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू करे तो वो 1 सेकंड के भीतर पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकती है। ये इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलने वाली ऊर्जा है। वाओ। सूर्य से निकलने वाली इसी लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। यानी जब हम सुबह की धूप सेकते हैं तो हम असल में सूर्य की 8 मिनट पुरानी ऊर्जा को महसूस कर रहे होते हैं। अब तक हमने समझा कि लाइट ऊर्जा है और ये ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से दौड़ती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इतनी भयानक गति वाली ये ऊर्जा आखिर चलती कैसे है? इसका रास्ता कैसा होता है? अब हम इसके चलने के तरीके को गहराई से समझते हैं। इसके स्वभाव को याद रखने के लिए हम एक बहुत ही आसान और सटीक हुक का इस्तेमाल करेंगे। रे यानी रास्ता। रे यानी रास्ता। आर से रे और आर से रास्ता। एकदम सही। जैसे एक कड़क और सीधा हाईवे हमें बिना दाएं बाएं भटकाए सीधे हमारी मंजिल तक ले जाता है, वैसे ही लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस सीधे और अचूक रास्ते को ही विज्ञान की भाषा में हम प्रकाश किरण यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इसी कारण से जब उसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो वो उसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और तीक्ष्ण छाया बनाती है। अब हम इस रे यानी रास्ता वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। मुझे यहाँ न्यूटन का वो मशहूर 3 कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। मान लेते हैं कि हम 3 कार्डबोर्ड लेते हैं, ए, बी और सी। हम तीनों के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा छेद करते हैं। अब हम उन तीनों कार्डबोर्ड को एक टेबल पर बिल्कुल एक सीध में खड़ा कर देते हैं। ठीक है। एक तरफ हम एक मोमबत्ती जलाते हैं और दूसरी तरफ से देखते हैं। क्योंकि तीनों छेद एक परफेक्ट सीधी रेखा में है तो हमें मोमबत्ती की लौ साफ दिखाई देती है। बिल्कुल, क्योंकि रास्ता एकदम सीधा है। लेकिन अगर हम बीच वाले कार्डबोर्ड बी को जरा सा भी, सिर्फ 1 मिलीमीटर भी खिसका दें तो लाइट वहीं ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, हमें लौ दिखना बंद हो जाएगी। मतलब रे यानी सीधा रास्ता। लाइट मुड़कर उस खिसके हुए छेद को ढूंढने नहीं जाएगी। एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर हम ये मान लें लाइट की किरणें बिल्कुल सख्त होती हैं, हमेशा सीधी चलती हैं और मुड़ नहीं सकती, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी बंद अंधेरे कमरे का दरवाजा बस हल्का सा, मान लीजिए 1 इंच खोलते हैं, तो बाहर की रोशनी उस 1 इंच की दरार से अंदर आती है और पूरे कमरे में थोड़ी थोड़ी फैल जाती है? अगर लाइट स्ट्रिक्टली सीधी है तो उसे बस उस दरार के आकार की एक सीधी रेखा में सामने वाली दीवार पर पड़ना चाहिए। कमरे के कोनों में रोशनी कैसे पहुंच गई? क्या वो मुड़ नहीं रही? बहुत ही शानदार सवाल, और यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। अच्छा, वो कैसे? हम सबको याद है ना, स्कूल के एग्जाम में जब ये सवाल आता था तो यहीं पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती थी। हाँ, बिल्कुल होती थी। हम सोचते थे कि अगर लाइट सीधी चलती है तो वो कोनों में कैसे जा सकती है। अब इस रहस्य को खोलते हैं। हाँ, बताइए। अभी हमने कहा कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, लेकिन अगर रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु या कोई दरार बहुत ही ज्यादा छोटी हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल की, तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय उस छोटी सी रुकावट के किनारों से मुड़ने लगता है। किनारों से मुड़ने लगता है। हाँ, इस घटना को हम विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन कहते हैं। विवर्तन के इस प्रभाव के कारण लाइट का वो रे यानी रास्ता वाला कड़क सीधा स्वभाव थोड़ा सा डगमगा जाता है। अच्छा। वो एक लहर की तरह किनारों से फैलने लगती है और इसी वजह से आपके अंधेरे कमरे के कोनों में भी हल्की रोशनी पहुंच जाती है। ओके, तो अगर रुकावट बड़ी है, जैसे हम इंसान या कोई पेड़, तो लाइट सीधी रेखा में चलेगी और पीछे एक गहरी छाया बनाएगी। एकदम सही।
लेकिन अगर रुकावट बहुत बारीक है, बहुत छोटी है, तो लाइट किनारों से मुड़ जाएगी और फैल जाएगी, जी। जिससे हम विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन कहेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर 20वीं सदी के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी विवर्तन ने दुनिया भर के महान वैज्ञानिकों को उलझा दिया था। हाँ, वैज्ञानिकों में एक लंबी बहस छिड़ गई थी कि क्या लाइट छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल से बनी है जो सीधी रेखा में गोलियों की तरह चलते हैं, या फिर ये पानी की लहरों की तरह एक तरंग है, वेव है, जो किनारों से मुड़ सकती है। और फिर आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ने आकर इस उलझन को सुलझाया। उसने स्पष्ट किया कि लाइट ना तो पूरी तरह से सिर्फ एक कण है और ना ही पूरी तरह से सिर्फ एक तरंग है। सही कहा। बल्कि ये दोनों के गुणों का एक अद्भुत सामंजस्य है, हार्मनी है। ये स्थिति और रुकावट के आकार के आधार पर अपना व्यवहार बदलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये क्लियर है कि लाइट का रास्ता कैसा है और विवर्तन की वजह से वो कैसे व्यवहार करती है। तो अब सवाल उठता है कि जब ये तेजी से चलती हुई लाइट की किरण किसी चीज से, मान लीजिए पानी से या कांच से टकराती है, तब असल में क्या होता है? और यहीं से जन्म होता है इंटरफेस के विज्ञान का। इंटरफेस, इसे हम दो अलग-अलग माध्यमों के बीच की सीमा या सतह कह सकते हैं, जैसे हवा और पानी के बीच की सतह या हवा और कांच के बीच की सतह। बिल्कुल। जब लाइट हवा जैसे एक मीडियम से चलकर पानी या कांच जैसे दूसरे मीडियम के इंटरफेस पर यानी सतह पर टकराती है, तो उस 100% ऊर्जा के साथ मुख्य रूप से सिर्फ 3 चीजें हो सकती हैं। सिर्फ 3 चीजें? हाँ, ये इंटरफेस का सबसे बुनियादी और अटूट नियम है। इसे हमेशा याद रखने के लिए हम एक और शानदार हुक का इस्तेमाल करेंगे, रैट यानी रास्ता तय, RAT। रैट यानी रास्ता तय, RAT। हाँ, जब लाइट इंटरफेस से टकराती है तो उसकी ऊर्जा का रास्ता इन 3 दिशाओं में तय होता है। पहला है R से रिफ्लेक्ट यानी रीबाउंड, वापस लौटना। जैसे कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर बॉर्डर से टकराकर वापस हमारी तरफ आता है, वैसे ही लाइट का कुछ हिस्सा सतह से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट आता है। ठीक है। दूसरा है A से एब्जॉर्ब यानी अंदर समा जाना। लाइट की कुछ ऊर्जा वो सतह अपने अंदर सोख लेती है, जिससे अक्सर उस सतह का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। ओके। और तीसरा है T से ट्रांसमिट यानी पार हो जाना। ऊर्जा का कुछ हिस्सा उस सतह को चीरते हुए उसके आर पार निकलकर दूसरे मीडियम में आगे बढ़ जाता है। इस रैट यानी रास्ता तय वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, हाँ। तो एक कार की खिड़की या हमारे घर की कांच की खिड़की इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? मान लीजिए हम दिन के समय एक कांच की खिड़की के सामने खड़े हैं। जब हम उस कांच को देखते हैं तो हमें खिड़की के आर पार बाहर खड़ा पेड़ भी साफ दिखाई देता है। हाँ, दिखता है। इसका मतलब है कि लाइट कांच के पार जा रही है, यानी वो ट्रांसमिट हो रही है। हाँ। उसी समय अगर हम ध्यान से देखें तो हमें उस कांच में अपनी खुद की हल्की सी परछाई भी नजर आती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कुछ लाइट कांच से टकराकर हमारी आंखों में वापस भी आ रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। सही बात है। और अगर हम उस कांच को हाथ से छुएं जिस पर धूप पड़ रही है, तो वो हमें हल्का गर्म महसूस होता है। इसका मतलब है कि कांच ने कुछ लाइट की ऊर्जा को सोख भी लिया है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट, ये तीनों घटनाएं एक ही समय पर एक ही सतह पर हो सकती हैं। वाओ। और अगर हम इन तीनों हिस्सों की ऊर्जा को जोड़ दें तो वो वापस 100% हो जाती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता, बस उसका रास्ता तय हो जाता है। अब हमने RAT को अच्छे से समझ लिया है कि कैसे ऊर्जा अपना रास्ता बांटती है, लेकिन अब हम अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ R यानी रिफ्लेक्शन पर, परावर्तन पर डालेंगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा रहस्य छिपा है। बिल्कुल। परावर्तन की दुनिया अपने आप में बहुत विशाल है। अब एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी न कभी आया होगा। बताइए। दोनों ही स्थितियों में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जब कमरे के बल्ब की लाइट हमारे चेहरे से टकराकर सामने लगे शीशे पर जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन वही बल्ब की लाइट जब हमारे चेहरे से टकराकर कमरे की दीवार पर या लकड़ी के इस बोर्ड पर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें दीवार दिखती है, बोर्ड दिखता है, पर दीवार में अपना चेहरा क्यों नहीं दिखता? परावर्तन तो दोनों जगह हो रहा है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस बहुत ही महत्वपूर्ण भेद को समझने के लिए हमारे पास फिर से 2 बहुत ही शानदार और विजुअल कॉन्सेप्ट हैं, प्लेन यानी परफेक्ट पैटर्न और रफ यानी रैंडम। प्लेन यानी परफेक्ट पैटर्न और रफ यानी रैंडम।
चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन की। ठीक है। जब कोई सतह ऑप्टिकली प्लेन होती है, जैसे कि एक बहुत ही उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ दर्पण, जब लाइट की किरणें ऐसी सतह पर टकराती हैं, तो जो लाइट का सिग्नेचर पैटर्न आ रहा था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक परफेक्ट पैटर्न में रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटता है। ओके। क्योंकि परफेक्ट पैटर्न वापस आया, इसलिए हमें सोर्स यानी वो मूल चीज दिखती है जहां से लाइट आ रही थी, जैसे कि हमारा चेहरा। इसे ही हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, प्लेन यानी परफेक्ट पैटर्न। और अब बात करते हैं रफ यानी रैंडम की। जब सतह ऑप्टिकली रफ होती है, जैसे कि हमारे कमरे की दीवार, यहाँ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन होता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 100 छोटी बाउंसिंग बॉल्स हैं। अगर मैं उन 100 बॉल्स को एक बिल्कुल चिकने नए मार्बल के फर्श पर एक साथ एक ही एंगल से फेंकूं, तो क्या होगा? वो एक साथ वापस आएंगी। हाँ, वे सभी बॉल्स एक साथ एक परफेक्ट फॉर्मेशन में उसी एंगल पे वापस उछलेंगी। उनका पैटर्न नहीं टूटेगा। ये है प्लेन यानी परफेक्ट पैटर्न। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन आप कल्पना करते हैं कि मैं उन्हीं 100 बॉल्स को एक ऐसी सड़क पे फेंकती हूँ जो ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से बनी है। तब तो सब बिखर जाएंगे। बिल्कुल। कोई बॉल किसी पत्थर के नुकीले हिस्से से टकराकर दाएं चली जाएगी, कोई बाएं उछल जाएगी, कोई सीधे ऊपर आ जाएगी। जो परफेक्ट फॉर्मेशन हमने फेंकी थी वो पूरी तरह बिखर जाएगी। सही कहा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे कमरे की दीवार बिल्कुल उसी ऊबड़ खाबड़ पत्थरों वाली सड़क की तरह है। जब लाइट उस पे पड़ती है तो दीवार उस लाइट को रैंडम दिशाओं में बिखेर देती है। पैटर्न पूरी तरह टूट जाता है। यही है रफ यानी रैंडम। और यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि दीवार तो छूने में एकदम चिकनी लग रही है, फिर वो रफ कैसे हो सकती है? सही कहा। हमें ये याद रखना होगा कि छूने में चिकना होना अलग बात है और ऑप्टिकली प्लेन होना अलग बात है। लाइट के लिए दीवार बहुत रफ है। और एग्जाम के लिहाज से ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें हमेशा सोर्स दिखता है जहां से लाइट शुरू हुई थी, जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें वो सरफेस दिखती है जिससे लाइट टकराई है। दीवार के केस में पैटर्न बिखर गया। दीवार ने अपना हरा या नीला रंग उस बिखरी हुई लाइट में जोड़ दिया। इसलिए हमें अपना चेहरा नहीं बल्कि वो सरफेस यानी दीवार दिखती है। एकदम परफेक्ट। और अगर हम काले रंग की बात करें, जैसे अगर कोई गर्मी के मौसम में डार्क ब्लैक टी-शर्ट पहनकर धूप में खड़ा हो जाए, तब तो वो एक तरह से एक मिनी ब्लैक होल की तरह काम करने लगता है। अच्छा। हाँ, जो सतह पूरी तरह से काली होती है वो लाइट के सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, कोई पैटर्न वापस नहीं भेजती। इसलिए वो हमें काली यानी खाली दिखाई देती है और सारी ऊर्जा सोखने के कारण वो टी-शर्ट बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। अब हमें समझ आ गया कि चेहरा देखने के लिए प्लेन यानी परफेक्ट पैटर्न चाहिए। चलेंगे। प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर गिरकर इसी तरह पूरे अनुशासन में वापस लौटती हैं, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो परावर्तन है, ये कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है। प्रकाश का ये टप्पा खाकर वापस लौटना ब्रह्मांड के कुछ बहुत ही सख्त और अटल नियमों से बंधा हुआ है। ये परावर्तन के नियम है। बिल्कुल। और इसका पहला नियम कोण यानी एंगल की कहानी है। वो कैसे? मान लीजिए एक लाइट की किरण आ रही है, उसे हम आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे जो आ रही है, वो शीशे के जिस बिंदु पर टकराई, वहां अगर हम एक 90 डिग्री की सीधी काल्पनिक लाइन खड़ी कर दें, तो उसे अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। अब वो आपतित किरण उस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो एंगल बनाती है, उसे आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। राइट। और पहला नियम बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर होता है। एकदम सही। यानी जिस एंगल से प्रकाश दर्पण के अभिलंब से टकराएगा, ठीक उसी एंगल से वो दूसरी तरफ परावर्तित होकर वापस भी लौटेगा। मतलब अगर लाइट 30 डिग्री के एंगल से आई है तो वो बिना किसी शक के 30 डिग्री के एंगल से ही वापस जाएगी। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं इसमें। ये तो हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण यानी आने वाली लाइट दर्पण के आपतन बिंदु पर वह अभिलंब यानी 90 डिग्री वाली लाइन, और परावर्तित किरण यानी वापस जाने वाली लाइट, ये तीनों हमेशा एक ही तल यानी एक ही प्लेन में होते हैं।
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इस पूरी घटना को एक कागज के पन्ने पर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तीनों लाइनें उसी कागज के पन्ने पर बनेंगी। कोई भी लाइन कागज से बाहर हवा में 3D तरीके से नहीं निकलेगी। और ये दोनों नियम सिर्फ कागजी बातें नहीं है, ये भौतिक विज्ञान के सबसे मजबूत नियम है। बिल्कुल। लेकिन तो अब सवाल ये उठता है कि ये परफेक्ट पैटर्न बनाने वाली चीज यानी एक परफेक्ट मिरर आखिर बनता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मिरर यानी दर्पण बनने के लिए मुख्य रूप से 2 भौतिक शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है। पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि उसे ओपेक होना चाहिए, यानी अपारदर्शी। बिल्कुल। अगर लाइट कांच के आर पार निकल गई यानी ट्रांसमिट हो गई तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे होगा? लाइट पार न हो इसके लिए सामान्य कांच के पीछे एक बहुत ही खास कोटिंग की जाती है। हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि कांच ही हमारा चेहरा दिखाता है, लेकिन सच तो ये है कि कांच सिर्फ एक सुरक्षा परत है, प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर असली काम कौन करता है? असली काम तो कांच के पीछे पुती हुई चांदी या एल्यूमिनियम की पतली परत करती है। चांदी प्रकाश की सबसे बेहतरीन परावर्तक मानी जाती है। अच्छा। जब लाइट कांच को पार करके चांदी की उस ऑप्टिकली प्लेन परत से टकराती है तो चांदी 99% लाइट को एक परफेक्ट पैटर्न में वापस धकेल देती है। और उस चांदी की परत को खरोच से बचाने के लिए उसके पीछे लाल या नारंगी रंग का पेंट कर दिया जाता है। इस तरह ट्रांसमिशन पूरी तरह रुक जाता है और हमें एक शानदार मिरर मिल जाता है। अब अगर हम समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की बात करें, वही सीधा शीशा जो हम रोज अपने घरों में तैयार होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कुछ बहुत ही खास खूबियां होती हैं। बिल्कुल होती हैं। सबसे पहला, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल होता है। यानी हम उस प्रतिबिंब को किसी सिनेमा की स्क्रीन या दीवार पर नहीं उतार सकते। वो ऐसा प्रतीत होता है मानो दर्पण के पीछे कोई दूसरी दुनिया है जहां वो बन रहा है। दूसरा, वो सीधा होता है, इरेक्ट होता है। यानी अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं तो हमारा सिर ऊपर और पैर नीचे ही दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उल्टे लटके हुए दिखाई दें। हाँ, ये तो है। तीसरा, प्रतिबिंब का आकार सेम साइज, बिल्कुल वस्तु के आकार के बराबर होता है और समान दूरी। जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर हम 2 कदम पीछे हटें तो दर्पण के अंदर का हमारा अक्स भी 2 कदम पीछे चला जाता है। और एक बहुत ही रोचक खूबी, ये पार्श्व परिवर्तित होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिटरल इन्वर्जन यानी दायां हिस्सा बायां दिखना। अगर हम शीशे के सामने अपना दायां हाथ उठाते हैं तो शीशे के अंदर वाला हमारा अक्स अपना बायां हाथ उठाता हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल। यही कारण है कि एम्बुलेंस गाड़ियों के आगे शब्द उल्टे अक्षरों में लिखे जाते हैं, ताकि जब आगे चल रही कार का ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो लेटरल इन्वर्जन की वजह से उसे वो शब्द सीधा और साफ पढ़ा जा सके। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। अब हम एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं जो किताबों की एक्टिविटी 10.1 में भी आता है। हम सब अपने घरों की रसोई में ये कर सकते हैं। चम्मच वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक बड़ी नई और चमकदार चम्मच लेते हैं, शाइनिंग स्पून। सबसे पहले उसके अंदर वाले गहरे कटोरी जैसे हिस्से में अपना चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि चेहरा दिख तो रहा है, लेकिन वो थोड़ा अजीब है। और अगर हम चम्मच को थोड़ा दूर ले जाएं, तो अचानक हमारा चेहरा उल्टा हो जाता है। और फिर हम उस चम्मच को पलट देते हैं और उसके पीछे वाले उभरे हुए हिस्से में अपना चेहरा देखते हैं। अब चेहरा हमेशा सीधा दिखता है, लेकिन आकार में बहुत छोटा हो गया है, जैसे हम किसी खिलौने की दुनिया में आ गए हों। बिल्कुल। एक ही चम्मच, लेकिन 2 अलग-अलग तरह के जादू। और यहीं से जन्म होता है एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, ये नाम सुनते ही दिमाग में गोलाकार आता है। इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजेदार हुक है, स्फीयर यानी साथी हिस्सा। स्फीयर यानी साथी हिस्सा। एस से स्फीयर और एस से साथी हिस्सा। ये कैसे काम करता है? अब हम एक खोखले गोले की कल्पना करते हैं, होलो स्फीयर की। मान लीजिए कांच की बनी हुई एक बड़ी पूरी तरह से गोल और खोखली फुटबॉल है। ठीक है। अगर हम उस कांच की फुटबॉल का एक छोटा सा हिस्सा चाकू से काट लें तो वो कटा हुआ हिस्सा एक कटोरी या हमारी उसी चम्मच के आकार का दिखेगा। हाँ, दिखेगा। अब अगर हम उस काटे हुए हिस्से की एक सतह को चांदी से पॉलिश करके ओपेक और ऑप्टिकली प्लेन बना दें तो वो कटा हुआ हिस्सा एक स्फेरिकल मिरर बन जाता है। अच्छा। चूंकि ये एक बड़े गोले का साथी हिस्सा है, इसलिए हम इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसी गोलाई के कारण ये प्रकाश को एक अलग और खास तरीके से मोड़ता है। स्फीयर यानी साथी हिस्सा। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक गंभीर उलझन आ रही है। बताइए, क्या उलझन है?
हमने तो अब तक यही सीखा था कि रिफ्लेक्शन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, वे तो एक बिल्कुल फ्लैट समतल दर्पण के लिए बनाए गए हैं। हाँ, तो क्या इस चम्मच जैसे मुड़े हुए वक्र पृष्ठ पर, कर्व्ड सरफेस पर भी वही नियम लागू होते हैं? ये बहुत ही गहरी और शानदार बात पूछी आपने। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल 100% लागू होते हैं। सच में? ऐसा लगता है कि मुड़ी हुई सतह पर नियम टूट जाएंगे, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस वक्र पृष्ठ का, कर्व्ड सरफेस का हर एक सूक्ष्म बिंदु, हर एक माइक्रोस्कोपिक हिस्सा अपने आप में एक नन्हे समतल दर्पण की तरह ही काम करता है। अच्छा। हाँ, अगर हम गणित की भाषा में कहें तो अगर हम उस कर्व्ड सरफेस के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचें, एक टेंजेंट खींचें, तो वो एक प्लेन मिरर की तरह व्यवहार करता है। वाओ। इसलिए प्रकाश की किरण चाहे फ्लैट समतल दर्पण पर गिरे या मुड़े हुए गोलीय दर्पण पर, स्फेरिकल मिरर पर, वो हमेशा हर हाल में परावर्तन के उन्हीं नियमों का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पूरी तरह से पालन करती है। तो चलिए, अब तक हमने इस यात्रा में जो देखा और समझा, उसे जल्दी से समेट लेते हैं। बिल्कुल। हमने अपनी यात्रा शुरू की रे यानी रास्ता से, जहां हमने देखा कि लाइट एक बहुत ही कड़क सीधी रेखा में चलती है। फिर हमने विवर्तन की, डिफ्रैक्शन की उलझन को सुलझाया कि कैसे लाइट माइक्रोस्कोपिक रुकावटों के किनारों से मुड़कर क्वांटम दुनिया का दरवाजा खोलती है। उसके बाद हमने इंटरफेस पर होने वाले एक्शन, RAT यानी रास्ता तय, को गहराई से समझा। और फिर हमने ये जाना कि प्लेन यानी परफेक्ट पैटर्न से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जहां हमें सोर्स यानी अपना चेहरा दिखता है। बिल्कुल। और रफ यानी रैंडम से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जहां हमें बिखरी हुई लाइट के कारण सरफेस यानी दीवार दिखती है। सही। और अंत में हमने एक साधारण सी चम्मच के जरिए स्फीयर यानी साथी हिस्सा को समझते हुए स्फेरिकल मिरर की अद्भुत और मुड़ी हुई दुनिया में अपना पहला कदम रखा। एकदम सही। ये एक बहुत ही ठोस नींव बन गई है। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले हम एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया की हर चीज, हमारे कमरे की हर खुरदुरी दीवार, बाहर खड़ा हर पेड़, आसमान में उड़ता हर पक्षी, अगर सब कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑप्टिकली प्लेन होता, बिल्कुल एक परफेक्ट दर्पण की तरह, तो क्या हम कभी किसी चीज का असली रंग या उसका रूप देख पाते? शायद नहीं। या फिर ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ लाइट के सोर्सेस का एक कभी ना खत्म होने वाला, आंखों को चुंधिया देने वाला भूल भुलैया बनकर रह जाती, जहां हमें पेड़ों की जगह सिर्फ सूरज के अनगिनत अक्स दिखाई देते? अगली बार स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण को विस्तार से समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर कैसा लगा? इसमें कहां और क्यों समझने में कठिनाई हुई? कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखिए, ताकि अगला अध्याय और अधिक प्रभावशाली बन सके। अब अगले चैप्टर के लिए अपनी ऊर्जा जगाइए। मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय। जय हिंद। हमने प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, जिसमें समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जब हमें चीजों को छोटा बड़ा देखना हो या प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करना हो, तो समतल सतह काम नहीं आती। बस इन्हीं जरूरतों से यहीं से जन्म होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स का। तो आइए अब हम देखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना यानी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रे डायग्राम्स। हाँ, तो देखिए, स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पण। हाँ। अब ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में लगता है कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा लैब का इक्विपमेंट होगा। हाँ, मतलब नाम से तो ऐसे ही लगता है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा। बिल्कुल। लेकिन इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा विजुअल बनाते हैं। कल्पना करते हैं कि कांच का एक बहुत बड़ा, पूरी तरह से गोल और अंदर से खोखला बुलबुला है। एकदम एक विशाल कांच की गेंद जैसा। अच्छा, ठीक है, एक बड़ी सी गेंद। और अगर उस कांच की गेंद का एक छोटा सा टुकड़ा हम काट लें, तो वो कैसा दिखेगा? वो एक कटोरी की तरह दिखेगा, है ना? एकदम सही। बस उसी कटोरी नुमा कांच के टुकड़े को जब हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, तो उसकी दूसरी सतह लाइट को मोड़ने लगती है। यही हमारे गोलीय दर्पण का एकदम बेसिक आधार है। अरे, इसको अपने आसपास देखने का सबसे बेहतरीन और आसान एग्जाम्पल तो हमारे किचन में ही रखा है। एक चमकता हुआ स्टील का चम्मच। हाँ, चम्मच से बढ़िया एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है ना? अगर हम चम्मच के उस हिस्से को देखें जिससे हम सूप पीते हैं,
जो अंदर की तरफ थोड़ा धसा हुआ होता है, तो वो एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर की तरह बर्ताव करता है। बिल्कुल। और अगर उसी चम्मच को हम पलट दें तो जो बाहर की ओर उभरा हुआ पेट वाला हिस्सा है वो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। और इसको याद रखने का ना मेरे पास एक बहुत ही मजेदार तरीका है। अच्छा, बताइए जरा। देखिए, कॉन्केव यानी केव। केव मतलब गुफा। जैसे गुफा अंदर की तरफ बहुत घेरी होती है हाँ हाँ, और हर चीज को अपने अंदर संभाल लेती है, वैसे ही कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है और सारी लाइट को अंदर एक जगह बटोर लेता है। तो कारण क्या हुआ? गुफा जैसा आकार होना और इसका असर लाइट का एक जगह इकट्ठा होना। कॉन्केव यानी केव। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिंक बनाया। अब जब हमने इस गुफा और उभरे हुए आकार को दिमाग में बिठा लिया है, तो चलिए अब हम इसके अहम हिस्सों को समझते हैं ताकि आगे की जो कहानी है वो बिल्कुल साफ रहे। हाँ, क्योंकि आगे एक टर्मिनोलॉजी आएगी। बिल्कुल। जब हम लाइट के इस खेल को कागज पर उतारते हैं तो कुछ खास टेक्निकल टर्म्स हैं जो आते हैं। सबसे पहला निशान है पोल। पोल यानी ध्रुव। अब ये पोल क्या है? ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। अच्छा, मतलब अगर इसको एक डार्ट बोर्ड की तरह सोचें तो पोल यानी ध्रुव उस बोर्ड का बिल्कुल बीच वाला लाल बिंदु है। हाँ, वो बुल्सआई, जहां पर किरण सबसे सीधे टकराएगी। एकदम वही। ये एक बहुत सटीक विजुअल है। अब अगले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। हाँ, अभी हमने जिस काल्पनिक कांच की विशाल गेंद की बात की थी, उस पूरी गेंद का भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना। उसी बड़े गोले के सेंटर को इस छोटे से दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहा जाता है। एक मिनट, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्पण के ऊपर नहीं बल्कि उसके बाहर हवा में होता है। यहीं पर तो फिजिक्स की खूबसूरती छिपी है। सही पकड़ा आपने। वो बिंदु दर्पण की बॉडी का हिस्सा नहीं है। अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के केस में क्योंकि वो अंदर की तरफ मुड़ा है तो उसका ये केंद्र दर्पण के ठीक सामने हवा में होता है। और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्योंकि वो बाहर की ओर उभरा है तो उसका वो काल्पनिक गोला पीछे की तरफ पूरा होगा, इसलिए उसका सेंटर हमेशा दर्पण के पीछे यानी दीवार के अंदर होता है। अच्छा, समझ गई। इसके बाद आती है इनके बीच की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या r। ये पोल और उस हवा में लटकते हुए सेंटर के बीच की एकदम सीधी दूरी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या r, ठीक है। और एंड में एक इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ये वो बिल्कुल सीधी लाइन है जो पोल और सेंटर दोनों को क्रॉस करते हुए अनंत तक गुजर जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष पर ही हमारा पूरा खेल चलेगा। ठीक है, अब तक हमने दर्पण के पार्ट्स को तो समझ लिया, इनके बीच की दूरियों का माप दिमाग में बन गया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये दर्पण लाइट के साथ करता क्या है? इसको एक बहुत ही पावर वाले प्रैक्टिकल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बड़े से अवतल दर्पण को सीधे दोपहर के सूरज की तरफ फेस करके रखा गया है। धूप में। हाँ, अब सूरज तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। वहां से जो लाइट की किरणें आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती हैं, समानांतर। और जब ये लाखों पैरेलल किरणें दर्पण की मुड़ी हुई सतह से टकराती हैं तो दर्पण उन्हें रिफ्लेक्ट करके मोड़कर एक ही बिंदु पर ढकेल देता है। ओह, सारी किरणें एक ही जगह इकट्ठा हो जाती हैं। एकदम। और उस एक छोटे से बिंदु पर इतनी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, इतनी भयंकर गर्मी पैदा होती है कि अगर वहां एक सूखा कागज रखा हो तो वो तुरंत सुलगने लगता है। अरे वाह! और यही से इस नई कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस, F। इसके लिए भी मेरे पास वैसा ही एक हुक है। अरे बताइए, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। फोकस यानी फायर का पॉइंट। जैसे सनलाइट को एक जगह फोकस करके कागज में फायर लगाते हैं, ठीक वैसे ही अवतल दर्पण सारी पैरेलल किरणों को जिस पॉइंट पर मिलाता है वो फोकस यानी F है। लाइट का एक पॉइंट पर मिलना हुआ कॉज और कागज का जलना हुआ इफेक्ट। फोकस यानी फायर। बहुत बढ़िया। लेकिन यही परीक्षा में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। इसको ध्यान से समझना जरूरी है। ऐसी क्या कंफ्यूजन? अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि फोकस और सेंटर एक ही जगह पर हैं, या फिर फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर अपनी मर्जी से कहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं। अच्छा, तो उसकी कोई फिक्स जगह होती है? एकदम मैथमेटिकल फिक्स जगह। फोकस F
हमेशा पोल P और सेंटर C के बिल्कुल बीचों बीच होता है, एकदम सेंटर में। इसीलिए एक नियम बनता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ F की 2 गुनी होती है। R = 2F। मतलब रेडियस डबल होता है फोकस दूरी का। R = 2F। एपर्चर यानी द्वारक, ये दर्पण का वो गोल किनारा है जहां से लाइट असल में रिफ्लेक्ट होती है। पर अभी हम बस उन्हीं दर्पणों की बात करेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। ठीक है, अब हमें पाथ्स और फोकस दोनों मिल गए हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि इमेज बनाने के लिए किरणें यानी रेज चलती कैसे हैं। अगर डायग्राम बनाना हो तो कुछ रूल्स तो चाहिए होंगे ना? बिल्कुल, किसी भी ऑब्जेक्ट की साफ इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड किरणों के इंटरसेक्शन यानी उनके टकराने की जरूरत होती है। अब इन रेज के रास्तों का पता लगाने के 4 बहुत ही आसान और लॉजिकल नियम हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी वो दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकस F से गुजरेगी। अच्छा, इसको एक हाईवे की तरह सोचें। तो जो गाड़ी पैरेलल लेन में आ रही है उसे मुड़कर फोकस वाले टोल बूथ से ही गुजरना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और इसी से जुड़ा है तीसरा नियम, जो इसका ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ, जो किरण सीधा फोकस वाले टोल बूथ से आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल लेन में चली जाएगी, 2 वे स्ट्रीट की तरह। ओ, मतलब पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी और फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। ये तो बहुत लॉजिकल है। पर दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो दर्पण से टकराकर बिना मुड़े उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। उसी रास्ते वापस? जैसे टेनिस बॉल को दीवार पर सीधा मारो तो बॉल सीधे हाथ में वापस उछल के आती है। एकदम, क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो लाइट चुपचाप उसी रास्ते लौट आती है। और अब आखिरी चौथा नियम? ये सबसे सिंपल है। वो क्या है? जो किरण सीधा पोल पर तिरछी टकराएगी यानी एक एंगल पर, वो उतनी ही एंगल से दूसरी तरफ वापस मुड़ जाएगी। एंगल I = एंगल R। तो चलिए अब इन चारों नियमों के साथ ना इस गेम को शुरू करते हैं। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का खेल, हम एक जलती हुई मोमबत्ती को यानी अपने ऑब्जेक्ट को अनंत से धीरे धीरे दर्पण के पास लाते हैं। हाँ, चलिए इसको एक 6 स्टेप्स की कहानी की तरह देखते हैं। स्टेप नंबर 1, जब मोमबत्ती बहुत दूर है, एकदम इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सीधे फोकस F पर। ये इमेज एक बिंदु के साइज की होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी। ठीक है। अब स्टेप 2, मोमबत्ती को थोड़ा पास लाते हैं, सेंटर C के पीछे यानी बियॉन्ड C। तो इमेज अब फोकस से थोड़ा आगे बढ़कर C और F के बीच बनेगी। ये अभी भी छोटी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। अरे, एक पैटर्न दिख रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक कदम दर्पण के पास आ रहा है, इमेज दर्पण से एक कदम दूर भाग रही है। सही पकड़ा। अब मोमबत्ती को बिल्कुल सेंटर C पर रख देते हैं। ये बैलेंस पॉइंट है। ऑब्जेक्ट भी C पर और इमेज भी C पर ही बनेगी। साइज भी एकदम बराबर होगा और रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। मतलब C वो जगह है जहां ऑब्जेक्ट और इमेज हाथ मिलाते हैं। तो चौथे स्टेप में क्या होगा? अगर हम उसको और आगे खिसकाएं C और F के बीच, तो पैटर्न के हिसाब से इमेज को और पीछे भागना चाहिए। और वो भागती भी है। इमेज अब C से परे बनती है और अब इसका साइज बढ़ने लगता है, यानी एनलार्ज्ड हो जाती है। पर नेचर वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब 5वां स्टेप भी बता दीजिए। स्टेप 5, मोमबत्ती को बिल्कुल फोकस F पर रख दिया। अब इमेज भागकर इन्फिनिटी पर चली जाएगी। ये इमेज बहुत विशाल होगी पर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी। लेकिन रुकिए, यहीं गलती होती है। 6th पोजीशन का जादू। अगर हम पैटर्न को देखें तो 5वें स्टेप में इमेज इन्फिनिटी तक पहुंच चुकी है। तो अब 6th पोजीशन में अगर हम मोमबत्ती को फोकस और पोल के बीच रख दें, दर्पण से एकदम चिपक कर, तो इमेज इन्फिनिटी के आगे कहाँ जाएगी? वहां तो कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास से जन्म लेता है अवतल दर्पण का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब ऑब्जेक्ट को फोकस F और पोल P के बीच रखते हैं तो किरणें आगे मिलने के बजाय फैलने लगती हैं, डाइवर्ज होती हैं।
वो आगे कभी नहीं मिलेंगी। तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो उन फैलती हुई किरणों को दर्पण के पीछे अंधेरे में एक सीधी लाइन में खींचने लगता है। मतलब इमेज दर्पण के पीछे चली जाती है और वहां वो वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी तथा सीधा हो जाता है। एकदम सही कहा। ये एक बड़ा बदलाव है। अवतल दर्पण के इस पूरे खेल में सिर्फ इसी एक 6th केस में ऐसा होता है। हाँ, और एग्जाम के लिए तो ये केस सुपर इम्पोर्टेंट है। जब F और P के बीच हो तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी तथा सीधा बनती है। एक और बार क्लियर कर दूं दोस्तों, इस केस में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी तथा सीधा बनती है और साइज में बहुत बड़ी होती है। सही। अब सवाल उठता है कि इसका रियल लाइफ में उपयोग क्या है? वही मैं सोच रही थी, हम इसे रोज कहाँ देखते हैं? अरे टॉर्च या गाड़ियों के हेडलाइट को ले लीजिए। वहां बल्ब को हम अवतल दर्पण के बिल्कुल फोकस पर रखते हैं, यानी आपका स्टेप 5, जिससे किरणें टकराकर पैरेलल पावरफुल बीम बन जाती हैं और दूर तक रोशनी देती हैं। ओह, और वो जो 6th पोजीशन का जादू था, वो कहाँ यूज होता है? वो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, या फिर शेविंग मिरर में। डेंटिस्ट दर्पण को दांतों के बहुत करीब ले जाते हैं, मतलब F और P के बीच, ताकि उन्हें अंदर का एक वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड यानी आभासी, सीधा और बहुत बड़ा इमेज दिखे। वाओ, अब तक हमने अवतल दर्पण यानी इस जादुई यात्रा को समझा, जहां इमेज कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी उल्टी तो कभी सीधी हो रही थी। लेकिन अभी हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, जो चम्मच के बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा था। मुझे लगता है इसकी कहानी अवतल दर्पण जैसी भूल भुलैया वाली नहीं है। हाँ, ये बहुत ही सुलझा हुआ दर्पण है। इसमें 6 के स्नाद रखने का कोई झंझट ही नहीं है। क्योंकि ये बाहर की ओर उभरा है, इसका फोकस और सेंटर दोनों दर्पण के पीछे बंद होते हैं। इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ये लाइट को फैला देता है। और क्योंकि किरणें फैल जाती हैं, हमारा दिमाग फिर से उन्हें पीछे की तरफ खींचता है। उत्तल दर्पण हमेशा इमेज को दर्पण के पीछे ही बनाता है, F और P के बीच। और सबसे खास बात, ये इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा होता है, आभासी, सीधा और छोटा, हमेशा। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पर, अगर उत्तल दर्पण हमेशा चीजों को छोटा और आभासी ही दिखाता है, तो इसका फायदा ही क्या है? हम गाड़ियों के साइड मिरर यानी रियर व्यू मिरर में अपने घर वाला नॉर्मल प्लेन मिरर क्यों नहीं लगा देते? वो कम से कम असली साइज तो दिखाएगा। ये ही तो इसका मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू मतलब देखने का एरिया प्लेन मिरर के मुकाबले बहुत विशाल होता है। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है। हाँ, इसका मतलब है कि एक छोटा सा उत्तल दर्पण अपने पीछे आ रहे पूरे ट्रैफिक को, 3-4 लेन की सड़क को एक फ्रेम में समेट कर दिखा सकता है। प्लेन मिरर लगा दिया तो बस पिछले ट्रक की एक हेडलाइट ही दिखेगी। इसीलिए ड्राइवर्स के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ताकि छोटी जगह में सब कुछ सीधा और साफ दिख जाए। तो अभी तक हमने देखा कि गोलीय दर्पण आखिर होते क्या हैं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सब के बारे में समझा। अवतल दर्पण के लाइट के सीसॉ वाले 6 केसेस देखे, और खासकर वो आखिरी वाला 6th केस, जहां इमेज आभासी और सीधी बनती है, और उत्तल दर्पण के फील्ड ऑफ व्यू वाले फायदे को भी समझा। एकदम सही रिकैप किया आपने। अब ये क्लियर है तो अगला सवाल उठता है कि इन दूरियों को नापने का सही तरीका क्या है। अगली बार चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन समझेंगे। पर उससे पहले एक गहरा विचार। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर खुद अपनी हवा के अलग अलग टेम्परेचर की वजह से एक बहुत बड़े गोलीय दर्पण या लेंस की तरह बर्ताव करने लगे, तो क्या हम रोशनी को इस तरह मोड़ पाएंगे कि होराइजन के पीछे छुपी हुई चीजें जो हमें दिखनी नहीं चाहिए, वो भी हवा में तैरती हुई दिखने लगें? इस मिराज या मृग तृष्णा जैसी घटना के बारे में सोचिएगा जरूर। भारत माता की जय बोल के मेरा चैनल देखो खोल के, जय हिंद तुम बोलो, मेरे चैनल को कर लो फॉलो। वीडियो और चाहिए ब्राइट, दबा के कर दो लाइक, सेशन मिलेगा रोज लाइव, ठोक के दे दो अपना हाइप। अगर बढ़िया लगा कंटेंट झट से कर दो कमेंट, अब
अपना फीडबैक दो भाई, फुल ऑनेस्ट और रिलेवेंट, कीवर्ड से जोड़ेंगे पॉइंट, कंफ्यूजन का करेंगे ट्रांसपेरेंट। पीडीएफ मिलेगी साथ में, सरकारी नौकरी होगी हाथ में। अगर दिल में है देशभक्ति ब्राइट, कमेंट में जय हिंद कर दो टाइप। अगर बढ़ना है आगे हर डगर में, अभी बन जाओ सब्सक्राइबर इस सफर में। राधे राधे बोल के चैनल को सपोर्ट करो दिल खोल के। हमने रे डायग्राम से ये तो समझ लिया कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, लेकिन जब बात एग्जैक्ट दूरी या साइज को नंबर्स में निकालने की आती है तो सिर्फ ड्राइंग से काम नहीं चलता। कैलकुलेशन के लिए हमें ग्राफ जैसे कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से एंट्री होती है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स की, और इन्हीं निशानों का इस्तेमाल करके हम पहुंचेंगे अपने दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन तक। एकदम सही शुरुआत की है आपने। और इस चर्चा में ना हम कुछ भी रटने वाले नहीं हैं। हाँ, रटना तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये गणितीय नियम असल में काम कैसे करते हैं और इन्हें क्यों बनाया गया है। मतलब हमारा मकसद ये है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सामने आए तो हम उसे देखकर घबराएं नहीं। सही बात है, अक्सर नंबर्स देखकर घबराहट हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर हम उसके पीछे की कहानी को डिकोड कर लेना तो सब आसान हो जाता है। एक बार जब लॉजिक समझ में आ जाता है तो फिर चाहे सवाल कार के शीशे का हो या किसी बड़े टेलीस्कोप का, उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले उस सिस्टम को समझते हैं जो इन सभी कैलकुलेशंस का एकदम बेस है। मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। हम दूरियों को नापने के लिए सीधा सीधा इंची टेप या कोई नॉर्मल स्केल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? मतलब ये प्लस और माइनस के निशानों की क्या जरूरत आ पड़ी? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, अगर आप सिर्फ एक कमरे की लंबाई नाप रहे हैं तो इंची टेप काफी है। वो तो है। लेकिन जब हम लाइट और शीशों की बात करते हैं ना, तो सिर्फ दूरी जानना काफी नहीं होता। हमें दिशा यानी डायरेक्शन भी जाननी होती है। अच्छा, दिशा का भी रोल है? बिल्कुल। लाइट किस तरफ से आ रही है, इमेज शीशे के पीछे बन रही है या शीशे के सामने बन रही है, इन सब का हिसाब रखने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया। ओ, मतलब एक यूनिवर्सल नियम। हाँ, ताकि अगर इंडिया में कोई लेंस डिजाइन हो रहा हो और उसका डेटा नासा को भेजा जाए तो कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मतलब ये एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह है। तो अगर हम एक दर्पण को ग्राफ पेपर के बिल्कुल बीचों बीच रख दें तो दूरियों को नापने की शुरुआत असल में कहाँ से होगी? और यहीं से हमारी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इस सिस्टम में हम दर्पण के ध्रुव को यानी पोल को ग्राफ का मूल बिंदु यानी ओरिजिन मान लेते हैं। मतलब एकदम सेंटर पॉइंट। एकदम सेंटर। कल्पना कीजिए कि आपने दर्पण को एक विशाल ग्राफ पेपर पर खड़ा कर दिया है। जो दर्पण का मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम ग्राफ की एक्स एक्सिस मानकर चलते हैं। ठीक है, समझ गया। बस इसी सेंटर पॉइंट यानी पोल से हमारी सारी दूरियों की नाप तौल शुरू होती है। इसको याद रखने का ना मेरे पास एक बहुत ही मजेदार और सिंपल तरीका है। अरे वाह, क्या है वो? पोल यानी पुलिस। पोल यानी पुलिस का चेक पोस्ट। अरे ये तो बहुत बढ़िया है ना? जैसे पुलिस चेक पोस्ट के लेफ्ट जाने पर नियम अलग होते हैं और राइट जाने पर नियम अलग होते हैं, वैसे ही इस पोल के लेफ्ट या राइट जाने पर दूरियों के साइन बदलते हैं, प्लस या माइनस। एकदम सटीक एनालॉजी है। जैसे ही हम इस पुलिस चेक पोस्ट को पार करते हैं, निशानों का नियम पलट जाता है। हाँ, तो ये नियम काम कैसे करता है? देखिए, इस पुलिस चेक पोस्ट यानी पोल के दाईं ओर मतलब राइट साइड प्लस एक्स की तरफ नापी जाने वाली सभी दूरियां पॉजिटिव यानी धनात्मक मानी जाती हैं। राइट साइड मतलब पॉजिटिव। ठीक है। और वही इस चेक पोस्ट के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड माइनस एक्स की तरफ नापी जाने वाली दूरियां नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती हैं। यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। हाँ, मैंने भी देखा है, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। मैंने देखा कि लोग अक्सर इस बात में उलझ जाते हैं कि बिंब यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, लेफ्ट में या राइट में। बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। इसका एक पक्का नियम है, ऑब्जेक्ट को हमेशा
हर स्थिति में दर्पण के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। हमेशा लेफ्ट में? हमेशा, क्योंकि ये गणित के ग्राफ को पढ़ने का एक यूनिवर्सल तरीका है। हम हमेशा ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं। इसलिए ये मान लिया गया है कि प्रकाश हमेशा दर्पण पर बाईं ओर से ही आएगा। अच्छा, मतलब लाइट का फ्लो फिक्स कर दिया है। हाँ, लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रैवल करेगी। इससे हमारी सारी कैलकुलेशंस एक ही फ्लो में चलती हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और इसे कभी ना भूलने के लिए ना हमारा दूसरा रूल काम आएगा। दूसरा रूल वो क्या है? यू यानी उल्टा हाथ। यू फॉर उल्टा। अरे ये भी बहुत शानदार है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट की दूरी, जिसे हम यू कहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टे हाथ की तरफ है, इसलिए उसकी वैल्यू बिना किसी शक के हर एक केस में नेगेटिव ही रहेगी। यू यानी उल्टा हाथ और वो हमेशा नेगेटिव। एकदम परफेक्ट। इससे तो कोई कभी नहीं भूलेगा, है ना? उल्टा हाथ मतलब माइनस। बिल्कुल। अब इसी ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट राइट ही नहीं, बल्कि ऊपर नीचे की ऊंचाई का भी एक नियम है। अच्छा, ऊंचाई का भी? हाँ, जो दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर और ऊपर की ओर प्लस y की तरफ नापी जाती हैं, वे पॉजिटिव यानी धनात्मक होती हैं। मतलब अगर कोई चीज मुख्य अक्ष के ऊपर सीधी खड़ी है तो उसकी ऊंचाई पॉजिटिव होगी? सही कहा। और जो दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर -y की तरफ नापी जाती हैं, वे नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती हैं। सीधा खड़ा है तो पॉजिटिव और उल्टा लटका है तो नेगेटिव। सिंपल, एकदम सिंपल। और अपने पुलिस चेक पोस्ट वाले सिस्टम को भी सेट कर लिया। बिल्कुल, बेसिक्स क्लियर हो गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन निशानों का इस्तेमाल करके हम दर्पण और प्रतिबिंब के बीच का एग्जैक्ट रिश्ता कैसे निकालेंगे? मतलब सिर्फ मैप होने से तो काम नहीं चलेगा ना। हमें एक इंजन की जरूरत है जो इन नंबर्स को प्रोसेस कर सके। और यहीं से इस कैलकुलेशन इंजन का जन्म होता है, जिसे हम दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला कहते हैं। दर्पण सूत्र? हाँ, ये कोई आम फॉर्मूला नहीं है। ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का एक बहुत ही पावरफुल नियम है जो लाइट, स्पेस और शीशे के घुमाव को आपस में जोड़ता है। तो ये फॉर्मूला दिखता कैसा है? ये फॉर्मूला है 1/v + 1/u बराबर 1/f। थोड़ा इसे डिकोड करते हैं। 1v + 1u = 1f। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी बिंब दूरी को हम u से दर्शाते हैं, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी को v से, और f क्या है? और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को f से। ये जो फॉर्मूला है, ये सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए और हर एक स्थिति के लिए पूरी तरह से मान्य है। मतलब हर जगह काम करेगा? हर जगह, चाहे आप घर का शेविंग मिरर यूज कर रहे हो या अंतरिक्ष में तैरता हुआ हबल टेलीस्कोप, लाइट इसी गणितीय नियम को फॉलो करती है। अरे वाह! अगर मैं इसे एक आसान तरीके से देखूं ना, तो ये तो बिल्कुल एक मास्टर रेसिपी की तरह है। मास्टर रेसिपी? वो कैसे? देखिए, अगर आपके पास U, V और F में से कोई भी 2 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तीसरी चीज को आसानी से कुक कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन एक शर्त है, आपको उस पुलिस चेकपोस्ट वाले निशानों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना होगा। एकदम सही पकड़े आप। अगर आपने U यानी उल्टा हाथ वाले नियम में माइनस लगाना भूल गए, तो पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी और आपकी इमेज कहीं की कहीं बन जाएगी। बात एकदम पते की है। फॉर्मूला एक अंधी मशीन की तरह काम करता है। उसमें जो डेटा डालना है वो सही साइन के साथ ही डालना होगा, तभी सही रिजल्ट बाहर आएगा। अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि इमेज बनेगी कहाँ, लेकिन अब एक सवाल उठता है, वो इमेज असल में बिंब यानी ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी होगी? साइज का सवाल। हाँ, क्योंकि कई बार शीशे में हमारा चेहरा बहुत बड़ा दिखता है और कई बार पूरी की पूरी बिल्डिंग एक छोटे से शीशे में समा जाती है। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक नए कॉन्सेप्ट से, जिसे हम मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से दर्शाते हैं। m से, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये वो आपेक्षिक विस्तार यानी रिलेटिव एक्सटेंट है जो हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना गुना आवर्धित यानी मैग्निफाइड है। मतलब ये हमें दोनों के साइज का एक कंपैरिजन दे रहा है, एक अनुपात। जी बिल्कुल। इसके 2 बहुत ही जरूरी फॉर्मूले हैं। बताइए। पहला फॉर्मूला ऊंचाई के आधार पर है m बराबर h-h, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h-h। और दूसरा? और दूसरा फॉर्मूला दूरियों के आधार पर है, जो इसे v और u से जोड़ता है। m बराबर -v/u,
इसे समझने के लिए ना हमारा तीसरा रूल हाजिर है। अच्छा, तीसरा रूल भी है आपके पास? बिल्कुल। M यानी मैजिक शीशा। M फॉर मैजिक। मैजिक शीशा, ये बड़ा दिलचस्प नाम है। जैसे कोई मैजिक शीशा चीजों को खींचकर बहुत बड़ा कर देता है या दबाकर बिल्कुल छोटा दिखाता है, वैसे ही ये M हमें बताता है कि इमेज में असल में कितना मैजिक हुआ है। क्या बात है! वो पहले से कितनी गुना बड़ी हो गई या कितनी छोटी हो गई। मैजिक शीशे का सीधा असर इमेज के साइज पर पड़ता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, आवर्धन के साइन, यानी साइन का रहस्य। अच्छा, इसका भी कोई रहस्य है? मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक नंबर है जो साइज बताता है। नहीं, इसका साइन बहुत गहरी बात बताता है। जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट हाइट यानी h तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना? हाँ, क्योंकि हम बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा रखते हैं। ऊपर मतलब पॉजिटिव। एकदम सही। अब सारा खेल प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश और इस m के निशान का है। अगर कैलकुलेशन के बाद m की वैल्यू नेगेटिव यानी ऋणात्मक आती है तो इसका मतलब है कि इमेज रियल यानी वास्तविक और उल्टी है। रुकिए, मतलब m का जो प्लस या माइनस का निशान है वो सिर्फ कोई मैथ का अजीब सा नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमें सीधे एक मैसेज दे रहा है कि इमेज असल में वहां मौजूद है या सिर्फ एक छलावा यानी इल्यूजन है। एकदम सही पकड़े। अगर m का निशान पॉजिटिव यानी धनात्मक आता है तो वो हमें चीख कर बता रहा है कि इमेज वर्चुअल यानी आभासी और सीधी है। ओहो। तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये इमेज के नेचर का पूरा रिपोर्ट कार्ड है। पॉजिटिव मतलब सीधा और आभासी, नेगेटिव मतलब उल्टा और वास्तविक। अब तक हमने फॉर्मूले और मैजिक वाले आवर्धन को थ्योरी में अच्छे से समझ लिया है। हाँ, थ्योरी तो क्लियर हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि असली दुनिया में हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे। मतलब थ्योरी सुनना एक बात है, लेकिन उसे काम करते हुए देखना बिल्कुल अलग अनुभव है। तो चलिए सीधे मैदान में उतरते हैं। हम एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन लेते हैं। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। आप हाईवे पर अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं। आपके साइड में एक छोटा सा रियर व्यू मिरर है जो पीछे का ट्रैफिक देखने के काम आता है, जो कि एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। बिल्कुल। मान लेते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या यानी R 3.00 मीटर है। अब अचानक आपके शीशे में पीछे से एक बहुत बड़ी बस आती हुई दिखती है जो आपकी कार से 5.00 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, सिचुएशन बन गई। अब हमें बिना पीछे मुड़े सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाना है कि उस छोटे से शीशे में उस बस की इमेज कहाँ और कैसी बन रही होगी। बहुत ही शानदार सिचुएशन है। अब इस पर अपना सिस्टम लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप, साइन परिपाटी को अप्लाई करना। बस कहाँ है? आपके रूल के हिसाब से उल्टे हाथ पर। हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टे हाथ पर होता है। तो हमारी बिंब दूरी u हो जाएगी -5.00 मीटर। अब हमें फोकस दूरी यानी f चाहिए। हमें पता है f बराबर r/2 होता है। और चूंकि ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका घुमाव बाहर की तरफ होता है। सही जा रहे हैं। इसलिए इसका फोकस पुलिस चेकपोस्ट के दाईं ओर यानी शीशे के अंदर की तरफ होता है। तो f की वैल्यू पॉजिटिव होगी। f बराबर +1.50 मीटर। बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इन इनपुट्स को अपने मास्टर रेसिपी वाले इंजन में डालेंगे। 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमें v निकालना है, तो हम u की नेगेटिव वैल्यू और f की पॉजिटिव वैल्यू को फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करते हैं। जी, हम यहाँ एक फ्रैक्शन को मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि सीधा नतीजे पर आते हैं। जब मैथ अपना काम करता है तो वो v की वैल्यू +1.15 मीटर निकाल कर देता है। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। v बराबर +1.15 मीटर। दशमलव को 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं। सबसे जरूरी चीज है ये प्लस का निशान। हाँ, ये क्या बता रहा है? ये चिल्ला कर बता रहा है कि इमेज पुलिस चेकपोस्ट के पार दाईं ओर बनी है। मतलब इमेज शीशे के पीछे बन रही है। और शीशे के पीछे बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल यानी आभासी होती है। अब तीसरा स्टेप, मैजिक शीशे का इस्तेमाल। मतलब आवर्धन। हाँ, हमें आवर्धन m निकालना है। फॉर्मूला है m बराबर -v/u। ठीक है। जब हम v की पॉजिटिव वैल्यू और u की नेगेटिव वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालते हैं तो माइनस और माइनस कट जाते हैं और रिजल्ट आता है +0.23। ओहो, अब समझ में आया। पॉजिटिव साइन का मतलब है इमेज वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी तथा सीधी है। बिल्कुल। और चूंकि वैल्यू 0.23 है जो कि 1 से बहुत कम है, इसका मतलब मैजिक शीशे ने उस पूरी की पूरी बस को सिकोड़कर उसके असली साइज का लगभग 1/4 कर दिया है।
यही कारण है कि कार के साइड मिरर पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अच्छा, तो वो वार्निंग इसलिए होती है? हाँ, क्योंकि आवर्धन 1 से कम है, बस हमें बहुत छोटी दिखती है, जिससे हमारा दिमाग धोखा खा जाता है और हमें लगता है कि बस अभी बहुत दूर है, जबकि असल में वो पास होती है। ये तो सच में माइंड ग्लोइंग है। मैथ ने हमें लिटरली प्रूव कर दिया कि वो कार का शीशा कैसे काम करता है। अब तक हमने देखा कि लाइट जब दर्पण से टकराकर वापस आती है यानी रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है और हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब एक नया सवाल उठता है। वो क्या? क्या हो अगर लाइट टकराकर वापस आने के बजाय किसी नए मीडियम यानी मीडियम के आर पार निकल जाए? अच्छा, जैसे अगर लाइट हवा से पानी के अंदर चली जाए या आपके चश्मे के मोटे कांच के पार निकल जाए, तब क्या होगा? क्या वो तब भी सीधी चलेगी? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सफर, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और दिशा दोनों बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो अगली बार हम इसी गहरे पानी में उतरेंगे और समझेंगे कि लाइट जब आर पार होती है तो वो कैसे और क्यों उड़ जाती है, लेंस कैसे काम करते हैं और अपवर्तन के क्या नियम हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के शीशों में बनने वाली इस मैजिक इमेज को ऑब्जर्व करते रहिए और सोचिए कि वहां कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है। विद्यार्थियों, चैप्टर कैसा लगा? इसमें कहां और क्यों समझने में कठिनाई हुई? कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखिए ताकि अगला अध्याय और अधिक प्रभावशाली बन सके। अब अगले चैप्टर के लिए अपनी ऊर्जा जगाइए। मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय। जय हिंद। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि जब लाइट किसी नॉन ट्रांसपेरेंट यानी अपारदर्शी पदार्थ से टकराती है तो वो वापस लौट जाती है, लेकिन जब वही लाइट किसी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो आर पार चली जाती है और वहां के एटम से थोड़ी थोड़ी देर टकराती है, जिससे उसकी इफेक्टिव स्पीड कम हो जाती है और यही वजह है कि वो मुड़ जाती है। तो यहीं से एक नया कंसेप्ट पैदा होता है जिसे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं। आइए अब इस कंसेप्ट को विस्तार से समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम किताबों के अंदर झांके, क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर लगा हो कि पानी बहुत उथला है, लेकिन जब अंदर छलांग लगाई तो पता चला कि गहराई तो बहुत ज्यादा थी? हाँ, बिल्कुल। और आंखों ने वहां एक बहुत बड़ा धोखा दिया, है ना? एकदम सच। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आंखों के इस धोखे के पीछे कोई जादू नहीं है। इस विषय की गहरी चर्चा में हम यही देखेंगे कि ये घटना कोई किताबी परिभाषा नहीं है, बल्कि हमारे आसपास होने वाली एक लाइव घटना है। सारा खेल इस एक बात पर टिका है कि जब लाइट एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड में जो बदलाव आता है। स्पीड में बदलाव? जी हाँ, वही इस पूरी कहानी का मुख्य नायक है। लाइट की स्पीड का कम या ज्यादा होना ही उसके मुड़ने का असली कारण बनता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि ये मुड़ना असल जिंदगी में कैसा दिखता है। अगर हम एक पानी से भरे बर्तन या ग्लास में एक सीधी पेंसिल को तिरछा करके डाल दें तो बाहर से देखने पर पानी की सतह के पास वो पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर जाते ही पेंसिल ने अपना आकार ही बदल लिया हो। बिल्कुल। या फिर वो पुराना खेल याद है जहां एक खाली कटोरे में सिक्का रख देते हैं, पीछे हटते हैं जब तक सिक्का छिप ना जाए। हाँ, और फिर पानी डालने पर वो सिक्का अचानक फिर से ऊपर उठा हुआ दिखाई देने लगता है। सही कहा। इस सिक्के वाले मामले में असल में होता ये है कि सिक्के से जो लाइट निकलकर ऊपर की तरफ आ रही थी वो पानी से निकलकर हवा में आते वक्त अपनी दिशा बदल लेती है। मतलब? लाइट सघन माध्यम यानी पानी से विरल माध्यम यानी हवा में आते हुए मुड़ जाती है। अच्छा। और चूंकि हमारी आंखें लाइट को हमेशा एक सीधी रेखा में पीछे की तरफ ट्रेस करने की आदी होती हैं, हमें लगता है कि लाइट जहां से आ रही है सिक्का वहीं है, इसलिए सिक्का ऊपर उठा हुआ लगता है। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर लाइट किसी माध्यम जैसे पानी या कांच में जाकर धीमी हो रही है तो उसे सीधे सीधे चलते हुए भी तो धीमा किया जा सकता है ना? ये मुड़ने की क्या जरूरत है? मतलब धीमी होने से दिशा क्यों बदल जाती है? ये एक बहुत ही बेहतरीन और बुनियादी सवाल है। देखिए, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए लाइट को एक सिंगल पतली लकीर मत मानिए, उसे एक आगे बढ़ती हुई चौड़ी गाड़ी की तरह सोचिए। एक गाड़ी की तरह? हाँ, मान लीजिए एक गाड़ी एकदम पक्की चिकनी सड़क पर तेज स्पीड में चल रही है। आगे रास्ते में सड़क के एक तरफ कीचड़ है,
अब अगर वो गाड़ी एकदम सीधे सीधे कीचड़ में जाती है, तो उसके दोनों आगे वाले पहिए एक साथ कीचड़ में जाएंगे। बिल्कुल, और गाड़ी बिना मुड़े बस धीमी हो जाएगी। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन अगर वो गाड़ी तिरछी दिशा से यानी किसी एंगल से उस कीचड़ में प्रवेश करती है, तब क्या होगा? उफ, तिरछी दिशा से? हाँ, गाड़ी का एक पहिया पहले कीचड़ में घुसेगा, जबकि दूसरा पहिया अभी भी पक्की सड़क पर होगा। अरे हाँ। जो पहिया कीचड़ में गया, उसकी स्पीड अचानक कम हो जाएगी क्योंकि वहां रुकावट है। लेकिन जो पहिया अभी भी सड़क पर है, वो अपनी पुरानी तेज रफ्तार से ही आगे बढ़ेगा। एक पहिया धीमा, एक पहिया तेज। और इस स्पीड के अंतर के कारण पूरी की पूरी गाड़ी अचानक कीचड़ वाले पहिए की तरफ घूम जाएगी। लाइट की तरंगों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब लाइट तिरछी होकर किसी नए पारदर्शी माध्यम में घुसती है, तो उसका एक हिस्सा पहले धीमा होता है, जिससे पूरी लाइट की दिशा मुड़ जाती है। ओह, अब ये एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। मतलब जिस तरफ रुकावट पहले आई, स्पीड में अंतर के कारण दिशा उसी तरफ मुड़ गई। तो इसको दिमाग में पक्का करने के लिए मैं इसे ऐसे देखता हूं, मीडियम यानी स्टेडियम। मीडियम यानी स्टेडियम? हाँ, जैसे अलग अलग स्टेडियम के पिच पर गेंद की स्पीड और स्विंग बदल जाती है। किसी पिच पर गेंद बहुत तेज निकलती है, किसी पर धीमी हो जाती है। वैसे ही अलग अलग मीडियम में घुसते ही लाइट की स्पीड बदल जाती है। यहां सीधा सा कॉज और इफेक्ट है। लाइट ने मीडियम बदला, ये हुआ कॉज, और इसका इफेक्ट क्या हुआ? पिच के हिसाब से स्पीड बदल गई और दिशा मुड़ गई। यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। अच्छा। हाँ, अक्सर बच्चे मान लेते हैं कि पानी डालने पर पेंसिल असल में टूट गई है या सिक्का अपनी जगह से ऊपर तैरने लगा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिक्का और पेंसिल अपनी जगह पर ही स्थिर है, मुड़ती सिर्फ और सिर्फ लाइट है। सिर्फ लाइट मुड़ती है? जी, और हमारी आंखें उस मुड़ी हुई लाइट को जब सीधा पीछे की तरफ खींच कर देखती हैं, तो हमें एक आभासी छवि यानी वर्चुअल इमेज अपनी असली जगह से ऊपर उठी हुई नजर आती है। असलियत में कुछ नहीं हिल रहा है, ये सिर्फ मुड़ी हुई लाइट का प्रभाव है। क्या बात है। अब इस मुड़ने की घटना को एक कांच के स्लैब यानी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के जरिए एकदम बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सफेद कागज पर एक मोटी सीधी रेखा खींची और उसके ऊपर एक आयताकार कांच का स्लैब रख दिया। अगर हम साइड से देखें तो वो रेखा स्लैब के किनारों के पास मुड़ी हुई दिखती है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें लाइट की एक सिंगल किरण की यात्रा को ट्रैक करना होगा। ठीक है। मान लीजिए एक लाइट की किरण हवा से चलकर कांच के स्लैब में प्रवेश करती है और फिर कांच के अंदर से होती हुई वापस दूसरी तरफ से हवा में बाहर निकल आती है। यहाँ हमें कुछ तकनीकी शब्दों को समझना होगा। जो लाइट की किरण हवा से आकर कांच की सतह पर टकराती है, उसे इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। जी, और जिस बिंदु पर वो सतह से टकराती है, वहां अगर हम एक 90 डिग्री की सीधी लंबवत रेखा खींचें तो उसे नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ही लाइट हवा से कांच के अंदर जाती है, वो मुड़ जाती है। ये कांच के अंदर सफर करने वाली मुड़ी हुई किरण रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण कहलाती है। रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। और ये किरण अभिलंब यानी नॉर्मल की तरफ झुकती है ना? तो इसको मैं अपने उसी एनालॉजी वाले नियम से जोड़ता हूं। कांच हवा के मुकाबले भारी और सघन है, तो डेंस यानी डांस। डेंस यानी डांस। बिल्कुल, कांच एक डेंस माध्यम है, ठीक एक डांस फ्लोर की तरह। डांस फ्लोर पर बहुत भीड़ होती है, तो इंसान की स्पीड कम हो जाती है और उसे उस भीड़ के कारण बीच में सिकुड़कर चलना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जब लाइट डेंस माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो सिकुड़कर नॉर्मल यानी अभिलंब के पास झुक जाती है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। डेंस माध्यम में कण बहुत पास होते हैं, जो लाइट को धीमा कर देते हैं और उसे अभिलंब की ओर धकेल देते हैं। अब इस यात्रा का दूसरा हिस्सा देखते हैं। अंत में जब ये किरण कांच के दूसरे छोर से वापस हवा में निकलती है, तो उसे इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण कहते हैं। इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण। और यहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हवा कांच के मुकाबले हल्की है, तो रेयर यानी रेस। अरे वाह! हाँ, हवा एक रेयर माध्यम है, बिल्कुल एक रेस ट्रैक की तरह।
रेस ट्रैक पर रास्ता एकदम खाली होता है तो इंसान की स्पीड अचानक बढ़ती है और वो दूर तक खुलकर भागता है। वैसे ही जब लाइट कांच से निकलकर रेयर माध्यम यानी हवा में आती है तो खाली रास्ता पाकर उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो खुलकर नॉर्मल से दूर भागती है। यही ध्यान देने वाली बात है। क्या? जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। कांच के स्लैब से बाहर निकलने वाली किरण यानी एमर्जेंट रे और शुरुआत में अंदर जाने वाली किरण यानी इंसिडेंट रे। हाँ। अगर हम इंसिडेंट रे को सीधा आगे की तरफ बढ़ाएं, जैसे कि बीच में कोई कांच था ही नहीं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें हमेशा एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल होती हैं। मतलब जिस दिशा में लाइट स्लैब में घुसी थी उसी दिशा में बाहर निकलती है, कोई कोण या एंगल नहीं बदलता। बिल्कुल, लाइट मुड़कर वापस अपनी उसी पुरानी दिशा के समानांतर हो जाती है। हवा से कांच में जाते वक्त वो जितना नॉर्मल की तरफ झुकी थी, कांच से हवा में आते वक्त वो उतना ही नॉर्मल से दूर भाग जाती है। दोनों सतहों पर मुड़ने का परिमाण समान लेकिन विपरीत होता है। अच्छा। बस फर्क कितना होता है कि किरण अपनी मूल लाइन से थोड़ा सा साइड में खिसक जाती है। इस साइड में खिसकने को ही पार्श्व विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये लाइट अपनी मर्जी से कहीं भी और किसी भी एंगल पर मुड़ जाती है? अगर मैं कांच को थोड़ा और तिरछा कर दूं तो क्या होगा? क्या कोई फिक्स नियम है जो इसे कंट्रोल करता है? देखिए, विज्ञान में कुछ भी बिना नियम के नहीं होता। अपवर्तन के 2 मुख्य नियम हैं जो इस पूरी घटना को नियंत्रित करते हैं। पहला नियम बहुत सीधा है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर डाला गया अभिलंब यानी नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही तल यानी एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही तल यानी प्लेन में। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी घटना का चित्र एक कागज पर बना रहा हूं तो लाइट की किरण कागज के पन्ने के अंदर ही मुड़ेगी, वो कागज से बाहर निकलकर 3D में हवा में मेरी आंख की तरफ नहीं उछलेगी। एकदम सटीक समझे। और दूसरा नियम जो इस पूरे विषय की जान है, उसे कहते हैं स्नेल का नियम यानी स्नेल्स लॉ। यह नियम हमें गणित के रूप में बताता है कि लाइट कितना मुड़ेगी। तो ये स्नेल का नियम काम कैसे करता है? क्या हम बस लाइट के टकराने वाले एंगल और उसके मुड़ने वाले एंगल को आपस में बांट देते हैं? यही एग्जाम में सबसे बड़ी गलती यही होती है। अच्छा। हाँ, अक्सर बच्चे बहुत आसानी से लिख देते हैं कि आपतन कोण यानी एंगल I और अपवर्तन कोण यानी एंगल R का सीधा अनुपात स्थिर रहता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। तो सही क्या है? अगर आप सिर्फ एंगल्स को भाग देंगे तो हर बार अलग जवाब मिलेगा। ये नियम सिर्फ एंगल्स का अनुपात नहीं है, बल्कि यह उन एंगल्स की ज्या यानी साइन का अनुपात है। स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट होता है। मतलब साइन I को साइन R से भाग देने पर कांस्टेंट मिलेगा। रुकिए, ये साइन लगाना क्यों जरूरी है? सीधे सीधे एंगल से काम क्यों नहीं चला? क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता जरूर है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो एक ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिक त्रिकोण का निर्माण करता है। साइन असल में एक सर्कल के अंदर बनने वाले त्रिकोण की ऊंचाई और उसकी सबसे लंबी भुजा के बीच का गणितीय रिश्ता है। प्रकाश जब माध्यम बदलता है तो उसकी गति में बदलाव उस ज्यामितीय अनुपात के हिसाब से होता है, सीधे कोण के हिसाब से नहीं। इसीलिए जब हम साइन का इस्तेमाल करते हैं तभी हमें वो जादुई कांस्टेंट नंबर मिलता है जो कभी नहीं बदलता। ओह, अब समझ आया। मतलब ये हर माध्यम का अपना एक फिंगरप्रिंट है। तो साइन यानी साइन, स्नेल का नियम एक साइन बोर्ड की तरह है। बिल्कुल। जैसे सड़क पर लगा साइन बोर्ड हमें पहले से ही सही रास्ता दिखाता है कि आगे जाकर कहां और कितना मुड़ना है, वैसे ही स्नेल का नियम एक साइन बोर्ड है जो बताता है कि लाइट का साइन एंगल किस परफेक्ट अनुपात में मुड़ेगा और हमें सही रास्ता दिखाएगा। बहुत खूब। और ये साइन बोर्ड हर 2 पारदर्शी माध्यमों के जोड़े के लिए फिक्स होता है। अगर आप हवा से कांच में लाइट डाल रहे हैं तो चाहे आप एंगल I को कितना भी बदल लें, साइन I और साइन R का जो अनुपात निकल कर आएगा वो हमेशा वही एक फिक्स नंबर होगा। अब तक हमने स्नेल के नियम में जिस स्थिरांक यानी कांस्टेंट की बात की, अब इस स्थिरांक के असली नाम और इसके काम को समझते हैं। आखिर ये स्थिरांक है क्या और इसका असल दुनिया में क्या काम है? इस स्थिरांक का असली नाम है अपवर्तनांक, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। जी, इसे N अक्षर से दिशा रह जाता है।
अपवर्तनांक असल में एक संख्या है जो ये बताती है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में लाइट को कितना धीमा कर सकता है। अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हम माध्यम की तुलना सीधे निर्वात यानी वैक्यूम से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बहुत सरल है, n बराबर c/v, जहां c निर्वात में लाइट की स्पीड है और v उस दिए गए माध्यम में लाइट की स्पीड है। निर्वात यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड तो ब्रह्मांड में सबसे तेज होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अपवर्तनांक बस ये नाप रहा है कि उस टॉप स्पीड के मुकाबले नए माध्यम में लाइट कितनी धीमी पड़ गई है ना। जी हाँ, उदाहरण के लिए हवा का अपवर्तनांक 1.0003 है, जो लगभग 1 के बहुत करीब है। मतलब हवा लाइट को निर्वात के मुकाबले बहुत ही मामूली सा धीमा करती है। वहीं पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, क्राउन कांच का 1.52 है और हीरे यानी डायमंड का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि बहुत ज्यादा है। 2.42, इसका मतलब हीरा लाइट को सबसे ज्यादा धीमा करता है। उसमें जाते ही लाइट की स्पीड एकदम गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरह से मुड़ जाती है। क्या यही वजह है कि हीरा इतना ज्यादा चमकता है? आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण ही वो लाइट को अपने अंदर बहुत ज्यादा मोड़ता है। लाइट उसके अंदर जाकर फंस जाती है और बार बार टकराती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, यही उसके असाधारण चमक का मुख्य कारण है। और आपको पता है, इसी अपवर्तनांक को नापकर जौहरी, असली और नकली हीरे की पहचान भी करते हैं। लेकिन यहां मुझे एक बात खटक रही है। हम लगातार कह रहे हैं कि जो माध्यम जितना ज्यादा डेंस है वो लाइट को उतना ही ज्यादा मुड़ता है और उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज वजन में भारी होगी, जिसमें ज्यादा द्रव्यमान होगा, वो लाइट को ज्यादा मुड़ेगी। यही एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल यहीं से आता है। ओह, कैसे? लोग अक्सर प्रकाशिक सघनता यानी ऑप्टिकल डेंसिटी और द्रव्यमान घनत्व यानी मास डेंसिटी को एक ही समझ लेने की भारी भूल कर बैठते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। द्रव्यमान घनत्व का मतलब है कोई चीज कितनी भारी है, यानी एक तय जगह में उसका कितना द्रव्यमान है। ठीक है। और प्रकाशिक सघनता का मतलब है कि वो लाइट को धीमा करने में कितनी सक्षम है। क्या असल जिंदगी में कोई ऐसा उदाहरण है जहां भारी दिखने वाली चीज प्रकाश के लिए हल्की हो और हल्की चीज प्रकाश के लिए भारी हो? बिल्कुल है। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल और पानी का उदाहरण लीजिए। केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व पानी से कम होता है, वो पानी से हल्का होता है, इसीलिए तो केरोसिन हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, ये तो हमने देखा है। लेकिन अगर हम अपवर्तनांक की टेबल देखें तो केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है, जो पानी के अपवर्तनांक 1.33 से काफी ज्यादा है। अरे वाह, मतलब केरोसिन वजन में पानी से हल्का है, लेकिन लाइट के लिए वो पानी से ज्यादा डेंस यानी डांस फ्लोर है। लाइट जब केरोसिन में घुसेगी तो वो पानी के मुकाबले ज्यादा धीमी हो जाएगी और ज्यादा सिकुड़ेगी। एकदम सही। लाइट के लिए केरोसिन में चलना पानी में चलने से ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये कतई जरूरी नहीं है कि जो चीज भौतिक रूप से भारी हो वो प्रकाश के लिए भी सघन हो। ये पूरी तरह से उस पदार्थ के अंदरूनी परमाणुओं की संरचना पर निर्भर करता है कि वे लाइट की तरंगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अब तक हमने अपवर्तन के इस पूरे सफर में बहुत कुछ समझा। हमने शुरुआत की पानी में पेंसिल के मुड़ने और सिक्के के ऊपर उठने वाले भ्रम से, जहां हमने जाना कि कैसे मीडियम यानी स्टेडियम बदलते ही स्पीड बदल जाती है। हमने कांच के स्लैब में देखा कि कैसे डेंस यानी डांस में लाइट अबिलंब के पास सिकुड़ती है और रेयर यानी रेस में दूर भागती है। हमने स्नेल के साइन यानी साइन बोर्ड को समझा, जो मुड़ने का परफेक्ट गणितीय अनुपात तय करता है। और आखिर में अपवर्तनांक के जरिए ये सबसे बड़ा भ्रम तोड़ा कि भारी दिखने वाली चीज प्रकाश के लिए सघन हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल, ये सफर असल में ये दिखाता है कि कैसे लाइट की स्पीड में आने वाला एक छोटा सा बदलाव हमारे आसपास की पूरी दुनिया का नजरिया बदल देता है। जो चीजें हमें जैसी दिख रही हैं, जरूरी नहीं कि वे असल में वैसी ही हों। अब ये पूरी कहानी एक सीधी सपाट कांच की स्लैब यानी फ्लैट स्लैब तक तो एकदम क्लियर है। हमने देख लिया कि सीधी सतह पर लाइट की किरण कैसे बर्ताव करती है और कैसे पार्श्व विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है।
लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ये सतह सपाट ना होकर गोल हो जाए, यानी स्फीयरिकल हो जाए, तो लाइट कैसे बर्ताव करेगी? हमारे चश्मे के लेंस में, कैमरे में या दूरबीन में जहां गोल कांच का इस्तेमाल होता है, वहां लाइट कैसे मुड़ती है? क्या वहां भी यही नियम लागू होंगे? अब अगला कदम है रिफ्रैक्शन बाय स्फीयर। भारत माता की जय बोल के मेरा चैनल देखो खोल के। जय हिंद तुम बोलो, मेरे चैनल को कर लो फॉलो। वीडियो और चाहिए ब्राइट, दबा के कर दो लाइक। सेशन मिलेगा रोज लाइव, ठोक के दे दो अपना हाइप। अगर बढ़िया लगा कंटेंट, झट से कर दो कमेंट। अपना फीडबैक दो भाई, फुल ऑनेस्ट और रिलेवेंट। कीवर्ड से जोड़ेंगे पॉइंट, कंफ्यूजन का करेंगे ट्रांसपेरेंट। पीडीएफ मिलेगी साथ में, सरकारी नौकरी होगी हाथ में। अगर दिल में है देशभक्ति ब्राइट, कमेंट में जय हिंद कर दो टाइप। अगर बढ़ना है आगे हर डगर में, अभी बन जाओ सब्सक्राइबर इस सफर में। राधे राधे बोल के चैनल को सपोर्ट करो दिल खोल के। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि जब लाइट एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट स्लैब से गुजरती है तो वो मुड़कर आर पार निकल जाती है। लेकिन सोचिए, अगर ये ट्रांसपेरेंट सतह फ्लैट न होकर घुमावदार हो तो क्या होगा? इसी को समझने के लिए अब हम लेंसेज एंड रे डायग्राम्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम वक्रित सतह यानी लेंस को समझेंगे और देखेंगे कि वे लाइट को रिफ्रैक्ट करके इमेज कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम असल जिंदगी के उन जादुई टुकड़ों की बात करते हैं जो हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल, और मजेदार बात यह है कि हम रोज इनका इस्तेमाल करते हैं पर कभी गहराई से सोचते नहीं कि ये काम कैसे करते हैं। हाँ, जैसे आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके कैमरे में, या मेरे चेहरे पर लगे चश्मे में। सही कहा। विज्ञान की भाषा में अगर हम लेंस को डिफाइन करें तो ये दो पृष्ठों यानी सरफेसेस से घिरा हुआ एक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट माध्यम है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार लाइट आसानी से जा सके, राइट? एकदम सही। लेकिन यहाँ एक सबसे जरूरी शर्त है, इन दो सतहों में से कम एक सतह गोलीय यानी स्फेरिकल होनी ही चाहिए। अच्छा, मतलब अगर मैं खिड़की का एक सपाट कांच का टुकड़ा लूं जो बिल्कुल सीधा है तो वो लेंस नहीं कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लेंस बनने के लिए थोड़ा घुमावदार होना ही पड़ेगा। वो जो घुमावदार सतह है ना, वही असल में लाइट को अपनी मर्जी से मोड़ने का काम करती है। समझ गई। अगर दोनों सतहें सपाट हैं तो वो सिर्फ एक स्लैब है। लाइट उसमें से गुजरेगी, थोड़ा शिफ्ट होगी और वैसे ही बाहर निकल जाएगी। अब हमने ये तो समझ लिया कि लेंस क्या है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं और काम कैसे करते हैं? तो अब हम बात करेंगे लेंस के दो मुख्य किरदारों की। ये दोनों किरदार फिजिकल शेप में भी अलग हैं और इनके काम करने का तरीका भी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला किरदार है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। अगर आप इसे हाथ में लेकर छुएंगे तो ये किनारों पर पतला महसूस होगा, लेकिन बीच में से मोटा और उभरा हुआ होता है। बीच में से मोटा, ओके। और इसका स्वभाव बहुत ही स्पष्ट है। जब लाइट की किरणें इसके अंदर से गुजरती हैं तो ये उन सारी लाइट किरणों को इकट्ठा करके एक ही जगह पर मिला देता है। ओह, तो क्योंकि ये किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है या अभिसरित करता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे दिमाग में हमेशा के लिए छापने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। ध्यान से सुनिए, कॉन्वेक्स यानी कॉन्वॉय। कॉन्वॉय। हाँ, जैसे कॉन्वॉय यानी एक फौजी काफिला चाहे कितना भी फैला हुआ क्यों ना हो, वो हमेशा एक साथ मिलकर एक ही मंजिल की तरफ बढ़ता है। अरे वाह। ठीक वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस सारी बिखरी हुई लाइट रेज को पकड़कर एक ही पॉइंट पर मिला देता है। कॉन्वॉय इकट्ठा होता है तो कॉन्वेक्स लाइट को कन्वर्ज करता है। ये हुई ना बात। कॉन्वेक्स यानी कॉन्वॉय, काफिले का काम है मिलना और कॉन्वेक्स का काम है किरणों को मिलाना। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। शुक्रिया। अब इस कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं,
कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। जो कि कॉन्वेक्स का बिल्कुल उल्टा होगा। बिल्कुल। अगर आप इसे छुएंगे तो ये किनारों पर मोटा लगेगा और बीच में एकदम पतला, जैसे अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। इसका काम लाइट किरणों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन्हें बाहर की तरफ दूर दूर फैला देना है। इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। और इसके लिए भी हमारे पास एक जबरदस्त हुक है। अच्छा, बताइए। कॉनकेव यानी केव। केव मतलब गुफा। अब सोचिए, जब आप किसी संकरी गुफा के अंदर जाते हैं तो अंदर जाके रास्ता अचानक से बहुत चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही कॉनकेव लेंस के अंदर जब लाइट रेज जाती हैं तो वो दूर दूर फैल जाती हैं। गुफा खुलती है तो किरणें भी डाइवर्ज होके बिखर जाती हैं। इस तरह से समझना बहुत ही लॉजिकल है। कॉन्वेक्स यानी कॉन्वॉय, जो प्रकाश को मिलाए, और कॉनकेव यानी केव, जो प्रकाश को फैलाए। यही इन दोनों का मूल स्वभाव है। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी चीज को पॉइंट फोकस करना है तो मुझे कॉन्वॉय वाले कॉन्वेक्स की जरूरत है, और अगर रोशनी फैलानी है तो केव वाले कॉनकेव की। बिल्कुल, आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। अब तक हमने लेंस के आकार और उनके काम करने के तरीके को समझा, लेकिन अब सवाल उठता है कि लेंस के अंदर वो कौन से चेक पॉइंट्स हैं जहां से लाइट अपना रास्ता तय करती है। हाँ, क्योंकि लाइट हवा में तो उड़ नहीं रही, वो एक नक्शे पर चल रही है। तो चलिए अब हम लेंस को एक नक्शे की तरह डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। हर लेंस, चाहे वो उत्तल हो या अवतल, असल में दो काल्पनिक गोलों का हिस्सा होता है। दो गोले। दोनों गोलों के केंद्रों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और लेंस का वो पूरा हिस्सा जहां से लाइट अंदर जा सकती है उसे अपर्चर या द्वारक कहते हैं। मतलब ये वो खिड़की है जहां से रोशनी प्रवेश करती है। बिल्कुल। अब आते हैं इस नक्शे के सबसे दिलचस्प चेक पॉइंट्स पर। पहला है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम ओ से दर्शाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर यानी ओपन सेंटर, राइट? हाँ। अब इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे किसी ओपन हाईवे पर, जहां कोई रुकावट नहीं है, गाड़ी एकदम सीधी फुल स्पीड में निकल जाती है, बिना मुड़े। एकदम बिना मुड़े। ठीक वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो बीच का हिस्सा है जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन यानी बिना डेविएशन के बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर यानी ओपन सेंटर, जहां लाइट एकदम सीधी अपनी मंजिल तक जाती है। बिल्कुल। अब दूसरे सबसे अहम चेक पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल फोकस, जिसे एफ से दर्शाते हैं। फोकस यानी फायर स्पॉट। फायर स्पॉट। हाँ, बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे कागज जलाने वाला खेल याद है? अरे हाँ, बिल्कुल याद है। सूर्य की सारी समानांतर यानी पैरेलल किरणें लेंस से गुजरकर एक ही तीक्ष्ण चमकदार बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु पर ऊष्मा यानी हीट इकट्ठी होती है और कागज सुलगने लगता है। वही फायर स्पॉट हमारा प्रिंसिपल फोकस है। यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। अच्छा, वो कैसे? क्या गलती होती है यहाँ? बच्चे अक्सर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि दोनों ही लेंस के सेंटर जैसी कोई चीज है। तो फर्क क्या है? देखिए, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का एकदम बीच का हिस्सा है, उसका फिजिकल दिल है, जहां से किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है, जबकि फोकस लेंस के अंदर नहीं होता। तो कहाँ होता है? फोकस हवा में वो जगह है, वो बिंदु है जहां लेंस से बाहर निकलने के बाद सारी किरणें वास्तव में एक साथ मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ओह, मैं समझी। मतलब ऑप्टिकल सेंटर वो दरवाजा है जहां से किरण लेंस के अंदर जाती है, और फोकस वो मंजिल है जहां वो बाहर आकर अपना असर दिखाती है, जैसे वो फायर स्पॉट। एकदम सही। और इन दोनों के बीच यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फोकल लेंथ या फोकस दूरी एफ कहते हैं। दरवाजा, मंजिल और उनके बीच का रास्ता। बिल्कुल। अब क्योंकि लेंस दो गोलों का हिस्सा होता है, राइट, लाइट किसी भी तरफ से आ सकती है, हाँ। इसलिए हर लेंस के दो फोकस होते हैं, एक बाईं तरफ F1 और एक दाईं तरफ F2। अब हमें लेंस का पूरा नक्शा और उसके चेक पॉइंट समझ आ गए हैं, लेकिन अब सवाल उठता है, जब लाइट इस नक्शे पर चलेगी तो वो किन नियमों का पालन करेगी? क्या वो अपनी मर्जी से मुड़ती है? बिल्कुल नहीं। किरण आरेखों यानी रे डायग्राम्स के नियमों को हम एक गेम के रूल्स की तरह समझ सकते हैं। किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें करोड़ों किरणों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किन्हीं दो किरणों के रास्तों को समझना होता है। इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। तो चलिए इन 3 नियमों को डिकोड करते हैं। पहला नियम क्या है? रूल 1, जो प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस यानी पैरेलल आती है, वो अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकस से गुजरेगी।
और कॉन्केव लेंस में? उसमें वो फोकस से दूर भागती हुई यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी। नियम का सार एक ही है, समानांतर किरण का सीधा रिश्ता फोकस से जुड़ेगा। रुको, अगर मैं इस पहले नियम को उल्टा कर दूं तो? मतलब अगर समानांतर आने वाली किरण फोकस पर जाती है, तो अगर मैं एक किरण सीधे फोकस से ही लेंस पर मारो तो वो लेंस से निकलने के बाद समानांतर हो जानी चाहिए, है ना? क्या यही रूल 2 है? कमाल कर दिया, आपने खुद ही रूल 2 डिस्कवर कर लिया। अरे वाह! हाँ, रूल 2 कहता है कि जो किरण फोकस से गुजरते हुए लेंस पर पड़ती है वो अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम समानांतर हो जाएगी। रूल 1 का बिल्कुल उल्टा। और तीसरा नियम? रूल 3 तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी ओपन सेंटर से गुजरेगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये तो बिल्कुल एक प्रिडिक्टेबल ट्रैफिक सिस्टम की तरह है। बिल्कुल। मतलब अगर हम सिर्फ इन 3 में से किन्हीं 2 किरणों का रास्ता ट्रेस कर लें, जहां वो आपस में टकराएंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं हमारी इमेज बन जाएगी। पूरे उत्साह के साथ कहूंगा, एकदम सही। अब हमारे पास नियम भी है और लेंस भी, तो चलिए अब हम इन नियमों को असल जिंदगी में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मोमबत्ती यानी ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखने पर इमेज कैसे और कहां बनती है। चलिए अब हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस को एक वर्सेटाइल एक्टर की तरह देखेंगे और कॉन्केव लेंस को एक प्रिडिक्टेबल एक्टर की तरह। तो पहले हमारे वर्सेटाइल एक्टर कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वॉय वाले लेंस के सफर को देखते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा है, तो सारी किरणें समानांतर आती हैं और सीधा फोकस पे मिलती हैं। यहाँ जो इमेज बनती है वो बहुत ही छोटी, वास्तविक और उल्टी यानी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। वास्तविक मतलब पर्दे पर दिखेगी, लेकिन ये उल्टी क्यों बन रही है? क्योंकि किरणें लेंस के पार जाकर एक एक्स की तरह क्रॉस हो जाती हैं। जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ओ, समझी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आता है, इमेज लेंस से दूर भागती है और बड़ी होती जाती है। लेकिन रहती रियल एंड इन्वर्टेड ही है। राइट, हाँ, रहती रियल एंड इन्वर्टेड ही है। लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यहीं से खेल पूरी तरह पलट जाता है। अच्छा, अब क्या होने वाला है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बहुत ही करीब ला दिया जाता है, एकदम लेंस से चिपकाकर, तो किरणें आपस में मिलती ही नहीं, वो आगे जाकर फैलने लगती हैं। अगर किरणें मिलेंगी ही नहीं तो इमेज कैसे बनेगी? हमारा दिमाग उन किरणों को पीछे की तरफ ट्रेस करता है, तब बनती है एक आभासी, सीधी और बहुत बड़ी इमेज, यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। हाँ, बिल्कुल यही वो स्थिति है जब हम कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ने वाले चश्मे या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या कमाल का वर्सेटाइल एक्टर है। और कॉन्केव लेंस का? वो प्रिडिक्टेबल एक्टर है। कॉन्केव लेंस हमेशा हर स्थिति में सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाता है, आभासी, सीधी और छोटी, यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये कभी धोखा नहीं देता। अब हमने लेंस के हर रूप और हर प्रतिबिंब की कहानी को गहराई से जी लिया है। बिल्कुल। तो चलिए एक बार तेजी से देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। लेंस के 2 चेहरे, कन्वर्ज करने वाला कॉन्वेक्स यानी कॉन्वॉय और डाइवर्ज करने वाला कॉन्केव यानी केव। हाँ, और लेंस के चेक पॉइंट्स, बिना रुके जाने वाला ऑप्टिकल सेंटर यानी ओपन और कागज जलाने वाला फोकस यानी फायर स्पॉट। और रे डायग्राम्स के वो 3 अचूक नियम जो हमें बताते हैं कि इमेज वास्तविक यानी रियल बनेगी या आभासी यानी वर्चुअल। एकदम सही। अब ये क्लियर है कि लेंस लाइट को कैसे मोड़ता है और इमेज कहाँ बनती है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हमें इन दूरियों को नापना हो तो क्या हम अंदाजे से काम चलाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से दूरी नापते वक्त कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव? गणित, मैथ्स इस पूरी कहानी में कैसे एंट्री लेगा? इसी मैथमेटिकल जादू को समझने के लिए नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अभी तक हमने रे डायग्राम से ये जाना कि लेंस से प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा जी, लेकिन जब बात सटीक दूरी, साइज या चश्मे का नंबर निकालने की हो तो ड्राइंग नहीं, मैथमेटिक्स काम आती है। तो आइए अब हम चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके लेंस फॉर्मूला और लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ अ लेंस से एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करना सीखते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम कैलकुलेशंस की शानदार उड़ान भरने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भौतिकी, फिजिक्स कभी भी सिर्फ अंदाजे पर काम नहीं करती। सही बात है। मतलब रे डायग्राम्स हमें एक आइडिया तो दे देते हैं कि प्रकाश कहाँ मुड़ेगा, लेकिन विज्ञान को एकदम सटीकता चाहिए होती है।
जैसे जब कोई स्मार्टफोन से फोटो खींचता है ना, तो कैमरे का डिवाइस माइक्रोसेकंड में तय करता है कि लेंस को कितना खिसकाना है ताकि चेहरा ब्लर ना हो। एकदम सही। और ये सब उसी गणित से हो रहा है जिसे हम अभी डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझेंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। अब दूरियां नापनी है तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसे किसी भी शहर का एक 0 माइल होता है। हाँ। तो गोलीय लेंसों यानी स्फेरिकल लेंसेज में ये स्टार्टिंग पॉइंट लेंस का एकदम बीच का हिस्सा होता है, जिसे हम प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ये ऑप्टिकल सेंटर ना एक ग्राफ पेपर के ओरिजिन की तरह काम करता है। जो भी नाप तौल होगा वो इसी ऑप्टिकल सेंटर से शुरू होगा। हाँ, और चूंकि प्रकाश हमेशा एक ही दिशा में चलता है, तो मॉडल को आसान बनाने के लिए एक नियम है कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से लेंस पर टकराएगा। मतलब जिस भी चीज को हम देख रहे हैं, बिंब या ऑब्जेक्ट, उसे हमेशा लेंस के लेफ्ट में ही रखा जाएगा। और यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। हाँ, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। बिल्कुल, छात्र अक्सर उत्तल यानी कॉन्वेक्स और अवतल यानी कॉन्केव लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ के प्लस या माइनस साइन में गलती कर बैठते हैं, रटने की कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्योंकि वो इसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते। फोकस दूरी असल में वो दूरी है जहां लेंस प्रकाश को मोड़कर एक बिंदु पर मिलाता है या फिर दूर फैलाता है। अब इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यानी कॉइन फिक्स। अच्छा। हाँ, जैसे हम अपनी गुल्लक में कॉइन फिक्स करते हैं ना, सिक्के डालते हैं तो हमारा बैलेंस बढ़ता है यानी पॉजिटिव होता है। गुल्लक में सिक्का गया तो जमा हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल। तो कॉन्वेक्स लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, जमा करता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। मतलब किरणों को जमा करना यानी पॉजिटिव प्रभाव। और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से दाईं ओर जाते हैं जहां कॉन्वेक्स लेंस किरणें मिलाता है, तो ग्राफ में भी वो पॉजिटिव दिशा ही होती है। एकदम सही। अब इसके उलट अगर हम कॉन्केव लेंस को देखें तो कॉन्केव यानी केव। केव यानी गुफा। हाँ, केव के अंदर जाते ही रोशनी कम होने लगती है, घटती है यानी नेगेटिव होती है। वैसे ही कॉन्केव लेंस प्रकाश को इकट्ठा करने के बजाय फैला देता है, रोशनी घटाता है। इसीलिए कॉन्केव लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। बहुत ही लॉजिकल है। जब किरणें फैल जाती हैं तो पीछे की तरफ खींचने पर वो ऑप्टिकल सेंटर के बाईं ओर मिलती हुई लगती हैं, और बाईं ओर मतलब नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स मतलब कॉइन फिक्स, जमा करना यानी पॉजिटिव, और कॉन्केव मतलब केव, रोशनी कम होना यानी नेगेटिव। बिल्कुल। अब दूरियों के प्लस माइनस तो तय हो गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन्हें किस सांचे में फिट करें ताकि सही जवाब निकले। और यहीं से जन्म होता है विज्ञान के सबसे शक्तिशाली टूल का, जो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला? हाँ, ये कोई मामूली समीकरण नहीं है। ये बिंब दूरी, जिसे U कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, जिसे V कहते हैं, और फोकस दूरी F के बीच का एक पक्का रिश्ता है। और ये लेंस फॉर्मूला है 1/V 1/U = 1/F। देखने में तो ये बहुत छोटा सा है। छोटा है, लेकिन ये हर तरह के गोलीय लेंस के लिए काम करता है। ये लेंस फॉर्मूला एक तरह से भविष्यवाणी कर देता है कि अगर लेंस की ताकत और वस्तु की दूरी पता है तो छवि कहाँ बनेगी। लेकिन एग्जाम में यही एक और बड़ी गलती होती है। कैलकुलेशन करते समय बिंब दूरी यानी U को हमेशा नेगेटिव रखना होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के सामने यानी बाईं ओर होती है। बिल्कुल। बच्चे अक्सर यही साइन रखना भूल जाते हैं और पूरा जवाब गलत हो जाता है। U हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये अटल नियम है। सही कहा। अब दूरी तो हमें लेंस फॉर्मूला से मिल गई, लेकिन अब ये जानना भी तो जरूरी है कि वो छवि दिखेगी कैसी। मतलब बड़ी होगी या छोटी? हाँ, और यहीं पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी मैजिक फ्रैक्शन। मैजिक फ्रैक्शन। हाँ, ये वो मैजिक फ्रैक्शन है जो तुरंत बता देता है कि छवि का असली साइज क्या होगा। इसे M से लिखते हैं। इसका सीधा सा सूत्र है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को बिंब की ऊंचाई से भाग दे दो। M = H-H। और मजेदार बात यह है कि इस मैग्निफिकेशन को हम दूरियों से भी निकाल सकते हैं, यानी M = VU। प्रतिबिंब की दूरी V को बिंब की दूरी U से डिवाइड कर दो। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है।
अगर आवर्धन यानी m का मान धनात्मक आए या ऋणात्मक आए तो उसका सीधा मतलब क्या है? साइज तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ प्लस और माइनस साइज नहीं बताते, वो छवि की दिशा बताते हैं। अच्छा, अगर किरणें सच में मिलकर स्क्रीन पर छवि बनाती हैं तो वो हमेशा उल्टी होती है, जिसे हम वास्तविक और उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड कहते हैं। ओहो, मतलब वो मुख्य अक्ष के नीचे लटकती है तो ग्राफ के हिसाब से नेगेटिव दिशा हो गई। बिल्कुल, इसलिए ऋणात्मक या माइनस का मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। और अगर m का मान धनात्मक यानी प्लस आए तो? धनात्मक का मतलब है कि किरणें सच में नहीं मिली, प्रतिबिंब आभासी और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन का साइन बता देगा कि इंसान सीधा देखेगा या उल्टा। एकदम सही। अब फॉर्मूले तो हमारे पास आ गए हैं, तो चलिए अब इन्हें असली सवालों पर लागू करके देखते हैं। बिल्कुल, थ्योरी का टेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक दरवाजे के पी होल में अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस लगा है। कॉन्केव मतलब केव, रोशनी फैलाता है तो फोकस दूरी नेगेटिव होगी। मान लेते हैं -15 सेंटीमीटर है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब आभासी और उसी तरफ बनेगा। मान लेते हैं प्रतिबिंब दूरी v है -10 सेंटीमीटर। अब इसे लेंस फॉर्मूला में डालते हैं। 1/v - 1/u = 1/f। सॉल्व करने पर u की वैल्यू आती है -30 सेंटीमीटर। मतलब इंसान 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा है। और अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। m = v/u, तो -10 को -30 से भाग दिया, जवाब आया +0.33। अब इसे डिकोड करते हैं। प्लस का मतलब इंसान सीधा खड़ा दिखेगा, आभासी है, और 0.33 का मतलब है कि वो अपने असली साइज का सिर्फ 1/3 रह गया है। इसीलिए पीप होल में बड़ा सा इंसान छोटे से दृश्य में दिख जाता है। कमाल है। अब एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का भी उदाहरण लेते हैं, जो सिनेमा घरों के प्रोजेक्टर में होता है। कॉन्वेक्स मतलब कॉइन फिक्स, तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। मान लीजिए +10 सेंटीमीटर है और फिल्म की रील लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर पर है, तो यू हो गया -15 सेंटीमीटर। अब लेंस सूत्र से v निकालते हैं तो वो +30 सेंटीमीटर आता है। यानी लेंस के पार दाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर स्क्रीन रखी है। और इसका मैग्निफिकेशन +30 को -15 से भाग दें तो जवाब आता है -2। माइनस साइन चीख कर कह रहा है कि छवि वास्तविक है लेकिन उल्टी हो गई है। और 2 का मतलब है कि साइज दुगना हो गया है। मतलब अगर फिल्म सीधी डाली तो पर्दे पर लोग उल्टे दिखेंगे। इसीलिए प्रोजेक्टर में रील जानबूझकर उल्टी डाली जाती है ताकि कॉन्वेक्स लेंस उसे सीधा कर दे। क्या बात है। अब साइज और दूरी निकालना तो हमने सीख लिया जी। यही कारण है कि अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर चश्मे की दुकान पर सबसे ज्यादा काम आता है। लेंस की क्षमता। बिल्कुल, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ अ लेंस। दुकान पर कोई फोकस दूरी नहीं पूछता, सब चश्मे का नंबर या पावर पूछते हैं। क्योंकि क्षमता का मतलब है लेंस प्रकाश को कितनी तेजी से मोड़ता है। अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस किरणों को बहुत तेजी से मोड़ देता है। मतलब पावर ज्यादा है तो सूत्र बना P = 1F। हाँ, लेकिन यहीं एग्जाम में यही सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना भूल जाते हैं। बिल्कुल, फोकस दूरी F हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसे 0.5 मीटर लिखकर ही P = 1/0.5 करना होगा, वरना पूरा जवाब गलत। और इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टा, जिसे D से लिखते हैं। डायोप्टा? डायोप्टा यानी डॉक्टर, है ना? हाँ। जैसे आंखों का डॉक्टर चश्मे का पावर चेक करता है, वैसे ही उस पावर को नापने का स्केल डायोप्टर है। बहुत सही। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। और चूंकि कॉन्वेक्स की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक यानी +D होगी, और कॉन्केव की क्षमता हमेशा ऋणात्मक -D होगी। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अगर कई लेंस एक साथ रखे जाए, जैसे डॉक्टर कई लेंस मिला के चेक करता है, तो कुल क्षमता कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। कुल क्षमता उनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। P = P1 + P2 + P3। बस सीधे जोड़ दो। मतलब अगर चश्मे वाले ने +2.0D और +0.25D के 2 लेंस मिला दिए तो कुल पावर +2.25D हो गई। बिल्कुल सीधा गणित।
हाँ, और इसी तकनीक से कैमरे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक बनाए जाते हैं ताकि बिना किसी दोष के एकदम साफ तस्वीर मिल सके। वाह। तो अभी तक हमने देखा लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, जहां ऑप्टिकल सेंटर से दूरियां नापी जाती हैं। कॉन्वेक्स पॉजिटिव यानी कॉइन फिक्स और कॉनकेव नेगेटिव यानी केव। फिर हमने लेंस सूत्र समझा, 1/v + 1/u = 1/f, और आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का मैजिक फ्रैक्शन देखा, m = vy। और आखिर में लेंस की क्षमता, पावर = 1/f मीटर में, जिसे डायोप्टर यानी हमारे डॉक्टर वाले स्केल में नापते हैं। बिल्कुल। अब भौतिकी के ये लेंस बाहर की दुनिया में कैसे काम करते हैं, ये तो एकदम क्लियर हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है, हमारी खुद की आंखों के अंदर जो प्राकृतिक लेंस फिट है, वो इस पूरी दुनिया को कैसे फोकस करता है? वो तो प्रकृति का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट, अब हम ह्यूमन आईज यानी मानव नेत्र समझेंगे। लेकिन जाने से पहले बस इतना सोचिएगा, अगर हम एक +2.0D के उत्तल लेंस को ठीक -2.0D के अवतल लेंस के साथ एकदम जोड़ दें, तो कुल पावर 0 हो जाएगी। अरे हाँ। तो क्या वो दोनों मिलकर एक साधारण आर पार दिखने वाली कांच की खिड़की बन जाएंगे? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। भारत माता की जय बोल के मेरा चैनल देखो खोल के, जय हिंद तुम बोलो, मेरे चैनल को कर लो फॉलो। वीडियो और चाहिए ब्राइट, दबा के कर दो लाइक, सेशन मिलेगा रोज लाइव, ठोक के दे दो अपना हाइप। अगर बढ़िया लगा कंटेंट, झट से कर दो कमेंट, अपना फीडबैक दो भाई, फुल ऑनेस्ट और रिलेवेंट। कीवर्ड से जोड़ेंगे पॉइंट, कंफ्यूजन का करेंगे ट्रांसपेरेंट। पीडीएफ मिलेगी साथ में, सरकारी नौकरी होगी हाथ में। अगर दिल में है देशभक्ति ब्राइट, कमेंट में जय हिंद कर दो टाइप। अगर बढ़ना है आगे हर डगर में, अभी बन जाओ सब्सक्राइबर इस सफर में। राधे राधे बोल के चैनल को सपोर्ट करो दिल खोल के।